रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से बताइएगा सर। हो गया ना सर? यस सर, हो गया। हाँ सर। ओके सर। ओके सर, चलो मॉर्निंग अगेन क्लोज। अच्छा, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन का स्टार्टिंग तो नहीं सर, ऑलमोस्ट कंक्लूजन स्टेज में आ गया सर, खत्म होने को है कैपिटल गेन। बस कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैं एक बार बता देना चाहूँगा, इसीलिए ये एक क्लास चलेगा। इसके बाद एक न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। इन मीन टाइम जिनका भी बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स नहीं हुआ है, तो उसमें दो चैप्टर जरूर कर ले सर। रेजिडेंशियल स्टेटस से पहले इनकम टैक्स इंट्रो और एग्रीकल्चर and income which do not form part of total income and agriculture एक साथ किया जाता है। ये बेसिक्स का ये चैप्टर अगर कवर हो जाए, उसके बाद आप कोई भी चैप्टर करें आप कनेक्ट कर सकते, ठीक है, हर एक चैप्टर। इसलिए जिनका भी बेसिक्स नहीं हुआ या फिर बेसिक्स रिवाइज करना है, भूल गए, इसलिए मैं बार बार बेसिक के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। बेसिक्स में इनकम टैक्स में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंट्रो, एग्रीकल्चर एंड इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस मस्ट है और इंट्रो मस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब रही बात आज का डिस्कशन का, सर कैपिटल गेन एक बहुत ही सेलिब्रेटेड टॉपिक है सर। सेलिब्रेटेड क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल गेन को ना एकदम क्या बोले सर, अभी डे बाई डे और ज्यादा, मतलब अपना जैसे वो अर्जुन तीर मारा था ना मछली पे, वैसा ही मछली जैसे तीर की तरह मछली को मारने के लिए रेडी है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि अपना बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स ऑफ इनकम है कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन मतलब हम कैपिटल एसेट बेचेंगे, कैपिटल गेन करेंगे और सरकार आके चालू हो जाएगा कि भाई आपने कैपिटल एसेट बेचा, कैपिटल गेन किया, आपने इनकम किया, सरकार के घर में जमा कर दो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ऐसा क्यों? सर बहुत सिंपल सा लॉजिक इनके पास होता है कि ऐसे कहा जाता है ना सर कि जिस मिट्टी का खाते हो उस मिट्टी को कुछ रिटर्न दो, ठीक है। और ऐसे गवर्नमेंट गार्डनिंग कहाँ से करेगा सर? हाँ, गवर्नमेंट गार्डनिंग और कहाँ से होगा? हमारा डिमांड कैसे फुलफिल होगा, है ना। ऐसे तो जॉब दे दो करके जीना हराम करके रखे हैं सब, है ना। मतलब खुद का जीना हराम करके रखा है। मतलब इंसान आजकल सर पागल हो गया पूरा, मतलब और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ जॉब दे दो। मैंने एक बंगाली में एक पोस्ट किया है, जिनको बंगाली समझ में आता है मे बी दे कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बंगाली कॉन्सेप्ट में एक्चुअली बंगाली नोबेल लॉरेट ने लिखा। कल एक उनका दिल्ली में एक ये था, आप लोग जानते हो ना, नोबेल लॉरेट फ्रॉम इंडिया 2018 में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में जिनको नोबेल मिला था, जानते हो सर आप लोग? अभिजीत बैनर्जी, सुना होगा आप लोगों ने नाम, ठीक है। इनको नोबेल मिला था सर, इकोनॉमिक पीस नोबेल मिला था। उन्होंने दिल्ली में कल एक अनुष्ठान था, इकोनॉमिक्स का फोरम था, इसमें इंडिया के फ्यूचर के बारे में बात हो रहा था कि क्या करंट गवर्नमेंट सही रास्ते पे है। तो उन्होंने देखो सर, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट है, ये किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में बात नहीं करता, ये इकोनॉमी के फेवर में बात करता है। तो उन्होंने 2-4 पॉइंट में बात किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने उसको स्टेटस में भी दिया। 2-3 बात किया कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी के बारे में। तो उन्होंने वहां पर बोला कि जैसे वोट से पहले, मतलब इंडिया में किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, जो खैरात में बांटा जाता है ना सर, खैरात बांटने का समझते हैं आप लोग? खैरात में बांटना मतलब यही फ्री में ये दे दो, फ्री में वो दे दो, ठीक है। ये बंद होना चाहिए, स्पेशली बिफोर दी वोट। अगर आपको कुछ देना है आप नॉर्मल टाइम पे दीजिए और डेवलपमेंट वाला दीजिए, मतलब जिसमें सही मायने में पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस आए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश देते रहो और इसका कोई यूटिलाइजेशन ना हो, ठीक है। तो जो भी हो, इंडिया में ऑलमोस्ट 20% के आसपास पॉपुलेशन ऐसा है सर जो पॉवर्टी लेवल में है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में है। सो उनका मानना ही है कि भाई वोट से पहले ये वाला चीज ना ही करो तो अच्छा है। ये मैं भी इसको एग्री करता हूँ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे या सीपीएम करे, जो करना है करे, बट नहीं करना चाहिए। इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने एक अच्छा बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इकोनॉमी थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब गरीब थोड़ा और गरीब हो जा रहा है और रिच हो जा रहा है। उनका मानना ऐसा है कि इसका कुछ पैरामीटर दिया कि लग्जरी कार का सेल बढ़ चुका है और
लो लेवल कार का सेल कम हुआ है, मतलब जो सस्ता वाला कार है वो कम हो रहा है उसका सेलिंग, और लग्जरी कार का सेल बढ़ रहा है। ये भी एक इकोनॉमिक इंडिकेशन है कि देश में क्या प्रॉब्लम है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट वाइटल पार्ट जिसमें इकोनॉमिस्ट नोबेल लॉरेट ने बात किया, जो मुझे अच्छा ही नहीं लगा और ये सच्चाई लगा, और सच्चाई है कि इंडिया का जो करेंट एजुकेशन सिस्टम है ये डब्बा टाइप का है। इसमें जो माइंड सेटअप है लोगों का, इस माइंड सेट में लोगों का एक ही चिंता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। और दुख का बात यह है सर कि ओनली 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब जो बेसिकली वर्किंग पॉपुलेशन, जो नौकरी के लिए जो पढ़ाई कर रहा है, इनका सिर्फ 2%, मतलब 100 में से सिर्फ 2 बच्चा ऐसा होगा जिनको नौकरी मिलेगा, बाकी 90 इनको नहीं मिलेगा। ये तो लिख के रख सकता है, मतलब जो करंट जॉब क्रिएशन सिनेरियो है स्पेशली इन गवर्नमेंट सेक्टर। क्वेश्चन इज दैट, तो फिर अगर 98 बच्चा जॉब नहीं मिलेगा उनको, तो फिर सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ने का क्या मतलब होता है? उसमें क्या होता है ना, उसका टैलेंट खराब हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो खूबियां हैं, जो जो इनोवेटिव टेक्निक है वो खराब हो जाएगा। क्यों? जैसे चाइना के साथ हम लोग क्यों टक्कर नहीं दे पा रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि चाइना में लोगों का माइंड सेटअप ऐसा नहीं है। तो चाइना के साथ इसलिए कंपेयर करना पड़ता है क्योंकि चाइना इज ऑल्सो डेवलपिंग नेशन। 1947 के बाद हम लोग भी जहां से स्टार्ट कर रहे थे ब्रिटिश जाने के बाद, चाइना भी ऑलमोस्ट सेम लेवल में स्टार्ट किया। बट चाइना ने ये माइंड सेटअप नहीं बनाया। हमारे यहाँ पर जनगण को, जनता को, माइंड को बुद्धू बनाया गया, लूटा गया, और माइंड सेटअप में ये घुसा दिया गया कि सिर्फ नौकरी और सरकारी नौकरी के लिए ही जिंदगी है, बाकी चीज में जिंदगी नहीं है। अब चाइना में लोगों के अंदर इनोवेशन जो था, ऐसे क्या इंडिया में इनोवेशन नहीं है? भर भर के हैं, कूट कूट के हैं, लेकिन हम सोच नहीं पाते, या फिर अगर सोच भी है तो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। और थोड़ा सा अलग वे में सोचने का मतलब जो साहस होना चाहिए, वो साहस लोगों के अंदर भरा नहीं जाता। मतलब वो एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है, और इसके चक्कर में भारत में गरीबी और ज्यादा हो रहा है। मतलब गरीब क्यों और गरीब हो रहा है? जो ये इनइक्वालिटीज है, इसके ऊपर उन्होंने कल बात किया, और ये बहुत सच्चाई है। इस बात को जो समझे तो ठीक है, जो नहीं समझे और अच्छा है, जैसा चल रहा है चलने दे। सर इसके साथ इनकम टैक्स का क्या कनेक्शन? सर देखो, सरकार टैक्स लेता है पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए। ये टैक्स कोई मतलब कोई लग्जरी के लिए नहीं लेता, मतलब लग्जरी इन द सेंस देश का डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए टैक्स लिया जाता है। तभी हम लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल्स ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ताकि गवर्नमेंट का जीडीपी ग्रोथ में, गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शंस में हम लोग योगदान कर सके। ठीक है। और कैपिटल गेन जो चैप्टर हम लोग करेंटली पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली उसी चीज को कनेक्ट करता है कि अगर आपके पास कैपिटल एसेट है, जो मैंने बेसिक्स ऑफ कैपिटल गेन में स्टार्टिंग लेक्चर्स में बता के रखा आपको कि कैपिटल एसेट क्या है, कैपिटल एसेट को सेल करके कैपिटल गेन कैसे होता है, उसका मैंने आपको प्रोफॉर्मा बताया, कैलकुलेशन टेक्निक बताया, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया। ठीक है, जिसमें मैंने आपको लैंड बेच के कैसे गेन होता है वो भी समझाया, शेयर बेच के कैसे से गेन होता है वो भी समझा के रखा। तब हम शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं ना, तो अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर, यार उस शेयर को बेच के आपको जो गेन होता है उसमें सरकार को कितना देना है, कुछ कुछ उसमें एक और भी बात कुछ है सर। मतलब जमीन बेच के भी गेन है, शेयर बेच के भी गेन है, पर दोनों गेन में जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो सेम नहीं है। ठीक है, उसके लिए अलग अलग सेक्शंस है। मैं आपको बात किया ना सर, जैसे कि कैपिटल गेन में सिर्फ रेट ऑफ टैक्स को लेके सेक्शन बना हुआ है, 111 का, 112A का, 112 का, 111, 112। हाँ सर, आई होप आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में काफी बात किया ये सब मैटर में रेट ऑफ टैक्स के ऊपर। सो पॉइंट इज दैट कि कब 10% लगेगा, कब 20% लगेगा। ठीक है, अगर 10% का टैक्स यूज करोगे तो आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप 20% लोगे तो इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हो। लॉन्ग टर्म होल्डिंग किसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म होल्डिंग किसको बोलते हैं, ये सब बहुत बेसिक्स एरिया है कैपिटल गेन का। और ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि टफ क्वेश्चन आता है, जब आप पढ़ाई नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं देखोगे कि एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, सो चाहे क्वेश्चन टफ हो चाहे क्वेश्चन इजी हो, फर्क नहीं पड़ता, हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से आना चाहिए। ठीक है, हमें क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी दे, हमें प्रॉब्लम ना हो। सर आज क्या करोगे? सर आज मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट की बात करना चाहता हूँ। इच्छा है, एक है आपका
कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन जो मिलता है उसके बारे में बात करूंगा। मतलब अगर आप कैपिटल एसेट बेच के गेन करते हो फिर सरकार आपसे टैक्स लेता है। जैसे आप ज्वेलरी बेच के गेन किया, आपने शेयर बेच के गेन किया, आपने जमीन बेच के गेन किया, फ्लैट बेच के गेन किया, तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा भी रूल्स है जिसमें गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन देता है। ठीक है, ये एग्जेम्पशन के बारे में बात करूंगा। और एक ऐसे स्लम सेल। स्लम सेल मतलब अगर आपका फैक्ट्री है और अगर आप अपना फैक्ट्री यूनिट को बेच देते, फैक्ट्री यूनिट को बेच देते हो, मानो आपका दो प्लांट है, एक कोलकाता में है, एक मानो पटना में है, एक मानो मुंबई में है, तो आप मुंबई वाला प्लांट बेचना चाहते हो तो उसमें आपको जो गेन होता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्लम सेल। डिस्कस करता हूँ उसको। जैसे लास्ट दिन मैंने आपके साथ काफी सारा डिस्कशन किया था, उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि रिवर्स मॉर्गेज याद होगा आपको। रिवर्स मॉर्गेज का स्कीम, बूढ़ा ओल्ड एज इंसान का। विश्वजीत ने मेरे को थोड़ा सवाल किया था कि अगर कोई 150 साल 150 ईयर्स जिंदा रह गया तो क्या होगा। जो भी हो, मुझे याद आ गया सर। याद है विश्वजीत तुझे? ऐसा ऐसा सवाल तुझे यस किया सर। था कि 150 साल अगर जिंदा रह गया तो क्या होगा। सर जब जिंदा कोई रहेगा तो देख लेंगे। फिलहाल चलो सर। सर रिजनेबल चीजें सोचना चाहिए, अनरिजनेबल चीजें सोचेंगे तो मुश्किल है। अच्छा चलो 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 चलो। अच्छा सर एग्जाम्पशंस पे क्या बात है? पहले एग्जाम्पशंस कर लेते फिर इस्लाम से करते हैं। क्वेश्चंस भी कर लेंगे बट प्रोविजंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट। बिकॉज टैक्स में ना, टैक्स में क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। टैक्स का जो क्वेश्चन आंसर होता है ना, वो कुछ नहीं है अगर आप ठीक ठाक से प्रोविजन को समझ जाते हो। क्योंकि प्रोविजंस अगर नहीं समझोगे तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। तो क्वेश्चन आपको लगेगा कि कोई दूसरे प्लेनेट से आ गया हो। ठीक है, जब ऐसा फीलिंग आ जाता है। लेकिन अगर प्रोविजंस पता है ना तो आपको हर एक बात इसी प्लेनेट का लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा प्रोविजंस पे थोड़ा ज्यादा बात करेंगे। और प्रोविजंस अगर क्लैरिटी है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको बाकी चीज भी समझ में जैसे मुझे मिल गया है सर एग्जेम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन्स, जिसमें आप देख सकते हो कैपिटल गेन में बेसिकली दो तरह का एग्जेम्पशन लगता है। एक एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 जो हमारा करेंट चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, बट फिर भी चर्चा कर लेंगे जरूरत के हिसाब से। सर क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि ये जो सेक्शन 10 का डिस्कशन है ना, सेक्शन 10 का जो चैप्टर होता है ना उसका नाम होता है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ध्यान से सुनना सर बात। ये कब पढ़ाया गया सर? ये या फिर कब पढ़ाया जाएगा? ये नॉर्मली बेसिक्स लेवल में बताया जाता है या फिर मैं बाद में करा दूंगा सेक्शन 10 का डिस्कशन। मतलब सेक्शन 10 में नॉट जस्ट कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल गेन रिलेटेड, बट इन एनी इनकम रिलेटेड, लाइक आप सैलरी इनकम करो, लाइक आप पीपी इनकम करो। सेक्शन 10 के अंदर है ना कुछ ऐसा ऐसा इनकम के बारे में कहा गया जो इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, एग्री में ना वहां पर बताया गया सर एग्री इनकम कि कितना एग्री टैक्सेबल होना चाहिए, टोटल इनकम में आना चाहिए, कितना नहीं आना है। ठीक है, पार्शियल, तो सेक्शन 10 में कुछ पार्शियल एग्जम्पशन है, कुछ फुल्ली एग्जम्पशन है। ये सेक्शन 10 चैप्टर में बताया जाता है। उसके चैप्टर का नाम होता है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, उसमें अलग अलग सेक्शन 10 का डिस्कशन है। उसमें से कैपिटल गेन का भी प्रोविजन पढ़ना पड़ता है कि कैपिटल गेन में सेक्शन 10 में क्या छोड़ दिया। लेकिन जो एकदम कैपिटल गेन चैप्टर का खुद का प्रोविजन है, दैट इज सेक्शन 54, सेक्शन 54 बी, सेक्शन 54 डी, सेक्शन 54 ईसी और सेक्शन 54 ए। सर तो ये सब सेक्शन हमें क्या सिखाएगा? ये सब सेक्शन हमें क्या सिखाता है? चलो सीखते हैं। ये अलग अलग एग्जेम्पशंस देके हमें क्या बताना चाहता है कैपिटल। तो पहले प्रोविजंस को देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर प्रोविजंस पे, हर प्रोविजंस के बेसिस में आपके सामने अलग अलग क्वेश्चंस आएगा, उसका जवाब भी देना। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो क्वेश्चन अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का देखने में होता है। ऐसे मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा के रखा। ठीक है, तो फिर से एक बार दिखा रहा हूँ।
आइडिया के लिए, ठीक है, एक आइडिया देता हूँ। लेकिन ये आइडिया आपको तभी लगेगा जब आपको प्रोविजंस पता हो, नहीं तो आप कभी भी इसको समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो ऑलवेज ऐसा फीलिंग आएगा कि आसमान से टपका और कहीं पे लटका। जैसे देखो, जो प्रोविजन बिना जान के एग्जाम में पहुंच जाएगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने प्रोविजन आपको बताया नहीं एग्जामेशन का, जस्ट मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गया। मिस्टर सी, मैं बोला था पहले भी बोला था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, कैपिटल इसमें एग्जामेशन के बारे में क्या है सर, ये उसमें ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा था, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट कि इस क्वेश्चन में सेक्शन 54 का यूज हुआ है, ठीक है। जैसे इसके पास एक घर है, मिस्टर सी एक परचेज किया रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, उसके पास एक रेसिडेंशियल हाउस था, परचेज किया 2020 में, ओके। और उसने उस घर के अंदर कुछ 10 लाख का एडिशन किया, मेड सम एडिशंस, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मिस्टर सी ने घर परचेज किया 10 लाख 2020 में, ठीक है। जुलाई 2020 में 10 लाख का घर है और उस पर वैल्यू एडिशन किया जिसमें उन्होंने 2 लाख का खर्चा किया। कब किया? अगस्त 2020 में। उसने वही घर अप्रैल 2022 में 20 लाख में बेचा। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स, जितना उन्होंने सेल किया उनमें से 5 लाख उन्होंने एक दूसरा हाउस प्रॉपर्टी के लिए खर्चा किया इन सितंबर 2022। आपके सामने सवाल है कि आपके पास एक 10 लाख का फ्लैट था, ठीक है, एक 10 लाख का फ्लैट, इसमें आपने 2 लाख का खर्चा किया, ठीक है। 10 लाख का फ्लैट 2020 में खरीदा, जुलाई 20 में। डेट इंपॉर्टेंट है, क्यों? शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है इसको समझने के लिए। और इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में, स्टार्टिंग मतलब एकदम कैपिटल गेन के स्टार्टिंग में होल्डिंग पीरियड के बारे में बहुत डिस्कस किया। होल्डिंग पीरियड क्या होता है कि एसेट कितना दिन होल्ड करने से, कौन सा एसेट, अलग अलग एसेट है ना, कौन सा कैपिटल एसेट कितना दिन होल्ड करने से शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। जैसे अगर मैं बिल्डिंग का बात करूँ, हाउस प्रॉपर्टी का बात करूँ, मतलब ये हाउस एसेट जो है सर, मतलब रियल एस्टेट एसेट्स, ये कितना दिन होल्ड करने से लॉन्ग टर्म होता है? ग्रेटर देन 24 मंथ्स, है ना सर। 24 महीने से ज्यादा होल्ड करके बेचने से लॉन्ग टर्म गेन होता है। अगर 24 मंथ से कम हो गया तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी से आपको पता करना है कि अच्छा, अब बात ऐसा है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग होता है, ठीक है। टैक्स रेट डिफरेंट हो सकता है, दैट इज द रीजन। अच्छा, और एक चीज, लॉन्ग टर्म में आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है, शॉर्ट में नहीं मिलता। इंडेक्स बेनिफिट मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का बेनिफिट, इसके भी मैंने बेसिक्स में डिस्कस करके रखा। कैपिटल गेन का बेसिक्स मतलब लास्ट 3 4 5 क्लासेस प्रीवियस में जाओगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। जिनके पास नहीं है लिस्ट, प्लेलिस्ट नहीं है, लिंक नहीं है, मुझे याद दिलाओ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो मस्ट गो थ्रू सर, ये सब कनेक्टेड पॉइंट्स है इसलिए थोड़ा बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं इस पॉइंट पे क्या करना है, इसके साथ एग्जेम्पशंस का क्या कनेक्शन है। फिर एग्जेम्पशन का कनेक्शन ऐसा है कि इन्होंने जो घर जो इन्होंने सेल किया, 10 लाख का घर था, 2 लाख का वैल्यू एडिशन था, 20 लाख में बेच दिया, बहुत अच्छा, मौज करो। लेकिन सर इन्होंने इस घर को खरीदा था 10 लाख पे, तो 20 लाख से 10 लाख को माइनस करो ना, जिस दाम पे आपने खरीदा था दैट इज योर कॉस्ट। तो जितना आपने गेन किया सेल करके, उससे कॉस्ट को निकालो तब ना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये ओवरऑल कंसिडरेशन, तो आपको कंसिडरेशन मिला 20 लाख का, आपका कॉस्टिंग जो है 10 लाख का खरीदा हुआ था, परचेज था आपका, उसमें आपने इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी लगाया, ठीक है, इसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं। ऐसा मैंने बेसिक्स में भी काफी बोला है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका था 10 लाख का, तो 20 लाख में से 10 है तो 12 लाख चला गया, तो आपका 8 लाख का कैपिटल गेन हुआ। बहुत अच्छा, मौज करते हैं, 8 लाख का कैपिटल गेन हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना पड़ता है सर कि हमने 8 लाख का कैपिटल गेन कर लिया, क्या सरकार को 8 लाख में टैक्स देना है? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है सर। The exemptions of capital gain under section 54 is available only in case of long term capital asset. As the house is short term capital asset, so Mr. C cannot claim exemption under section 54. Thus the amount of taxable short term capital gain is 8 lakh. सर क्या हो गया?
मेरे को एग्जेम्पशन मिलना चाहिए था, सेक्शन 54 में मिला नहीं। क्यों नहीं मिला बोलो तो, क्योंकि आपने एसेट को ना थोड़ा जल्दी सेल कर दिया और आपने एक घर खरीदा 5 लाख से, बट उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब चलो देखना पड़ेगा सर सेक्शन 54 क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। सेक्शन 54 क्या कहते हैं, अगर आपको सेक्शन 54 क्या कहते हैं समझ में आ जाए ना, तो फिर आप समझ जाओगे कि एग्जामिशन चैप्टर की इतना वाइटल है। और आपके पास जब क्लाइंट आएगा ना सर, अब आप कौन बनेगा, उसे कंसल्टेंट है ना, तो आप जब ऐसे कंसल्टेंट किसी को कंसल्ट करोगे, तो आपके पास अगर आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि बताओ कब सेल करना है। क्लाइंट आके टैक्स कंसल्टेंट से सवाल मतलब ये सब पूछता है, सर बताइए कि कब सेल करें। तो आप अगर उसको मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहते हो, तो आप उनको ऐसे सलाह दो ना कि भाई कम से कम 2 साल होल्ड करके बेचोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्या बेनिफिट है, चलो देखते हैं। क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरा प्रॉपर्टी बाई करते हो, ठीक है, कितने का प्रॉपर्टी ले सकते हो, कितना बेनिफिट मिल सकता है, दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस। तो व्हाट सेक्शन 54 क्या कहता है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। ध्यान से सुनिएगा, एग्जेम्पशन मिलता है कैपिटल गेन में। जिन लोगों ने कैपिटल गेन का प्रीवियस 4-5 लेक्चर्स अच्छे से किया, उनको ये क्लास बड़ा अच्छे से समझना चाहिए। अगर किसी का नहीं हुआ है या मिस है या रिवाइज नहीं किया, प्लीज करो। अब सवाल उठता है सर किसको मिलेगा, सर इंडिविजुअल को मिलेगा, नहीं छोड़, मतलब क्या कंपनी को मिलेगा, नहीं कंपनी को नहीं मिलेगा। क्या पार्टनरशिप फार्म को मिलेगा, नहीं सर पार्टनरशिप फार्म को नहीं मिलेगा। दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस कंपनी का नहीं होता है, रेसिडेंशियल हाउस पार्टनरशिप का नहीं होता है, ठीक है, वो सब कमर्शियल प्रॉपर्टी होता है। रेसिडेंशियल हाउस इंडिविजुअल का हो सकता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हो सकता है। सर हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो रहा है, अरे सर ये पर्सन है। हमारे देश में जो जॉइंट फैमिली घर होता है ना, ठीक है, जॉइंट फैमिली जो घर होता है उसको एचयूएफ नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, लॉ ने इसका नाम दिया हिंदू अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली। इसके अंदर सिख फैमिली, जैन फैमिली, बुद्धिस्ट फैमिली सबको, मतलब जॉइंट फैमिली मतलब क्या हो गया, सिंगल बिजनेस से जिनका 4 भाई है, सिंगल बिजनेस से पूरा फैमिली चलता है। ठीक है, ऐसे फैमिली को ईचओ कहा जाता है। सर इसमें इस्लाम को क्यों नहीं जगह दिया गया, मतलब इस्लाम जॉइंट फैमिली के अंदर ईचओ के अंदर क्यों नहीं आया, क्योंकि इस्लाम में कुछ पर्सनल लॉ है, ठीक है, उस पर्सनल लॉ के रिस्पेक्ट में ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो दैट इज द रीजन, और कोई रीजन नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि हमारे देश में इंडिया का ही तो खूबी है सर, यहाँ पर सब अपना अपना नियम पालन कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि सिख जैन एंड बुद्धिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है इट्स ऑलमोस्ट सेम इन द, मतलब बेसिकली ये इंडियन कल्चर को फुल्ली फॉलो करके है, सो इसीलिए उनको सेम पैरामीटर में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इस्लामिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अरबियन नेशन से कनेक्टेड है तो थोड़ा मैच नहीं करता है, इट्स ओके, बट पॉइंट इज दैट इसीलिए एचयूएफ को यहाँ पर इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, सर अगर कोई मुस्लिम जॉइंट फैमिली है तो सर इन दैट केस उनका इंडिविजुअल एक एक्सेसिबिलिटी देखा जाता है। ठीक है, एज पर देयर पर्सनल लॉ, और उस इन दैट केस उनका इंडिविजुअल में आ जाएगा, मतलब मुस्लिम होने में जो मुस्लिम जॉइंट फैमिली में ये बेनिफिट ले सकता है, बट इन दैट केस उनका बेनिफिट जो है इंडिविजुअल लेवल पे आ जाएगा, जॉइंट फैमिली बिजनेस के बेनिफिट के हिसाब से नहीं है, बस यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। ठीक है सर, मैं थोड़ा डिटेल्स में बोल देता हूँ, ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नथिंग मोर देन दैट। सर अब प्रोविजंस बताओ, चलो सर प्रोविजंस बताते हैं। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, सर अगर आप 54 का मजा लेना चाहते हो कैपिटल गेन में, तो क्या कंडीशन फुलफिल करने के लिए सोचोगे और अपने क्लाइंट को क्या बताओगे। सर देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस, पहला बात कि आप एक पुराना घर, पुराना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचोगे, बिल्डिंग्स और लैंड्स अपॉर्टेंट देयर टू, मतलब बिल्डिंग्स और लैंड्स अपॉर्टेंट देयर टू मतलब बिल्डिंग्स और उसके साथ जुड़ा हुआ घर, मतलब लैंड जो उसके साथ नॉर्मल लैंड नहीं रे बाबा, मतलब ऐसा अंगन समझते हो, अगर मैं लैंड का बात करूं,
तो ये लैंड फॉर सेल नियर मी, अगर मैं यहाँ पर जैसे क्लिक कर रहा हूँ, इमेज दिखा रहा हूँ, ये जैसा है ना, ये लैंड है और दिस इज द ओनली लैंड, ठीक है, इसको जमीन बोलते हैं, लैंड फॉर सेल। लेकिन बिल्डिंग एंड लैंड एक साथ, लैंड विथ बिल्डिंग, कुछ ऐसा जिसको हम लोग अरे बोलते हैं ना आंगन, क्या बंगाली में हम लोग बोलते हैं उठोन। हाँ सर, तेरे आंगन में हमारा क्या काम है, लैंड विथ बिल्डिंग, गाना सुनेगी? क्या करते हो आप लोग, गाना नहीं सुनते? लैंड विथ बिल्डिंग फॉर सेल, यू कैन से लाइक दिस, इंडिया वाला दिखा थोड़ा सा, इंडियन टाइप्स लैंड होना चाहिए, कैसा 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 कैसा, हाँ चलेगा ये, हाँ ठीक है। अरे वाह क्या गजब का, दिखाई दे रहा है सर, ये बिल्डिंग है। अब इसमें अपार्टेड देयर टू, मतलब ये जो एरिया है ना, इस घर के साथ जुड़ा हुआ जमीन है ना, हेलो, ठीक है, मतलब जिसको ये घर मिलेगा साथ में ये अपार्टेड लैंड में मिलेगा, बस इसी का बात कर रहा हूं। तब ये नॉर्मल जमीन नहीं है, ये घर के साथ जुड़ा हुआ स्पेस है, इसको आप बंगाली में हम लोग उठोन बोलते हैं, हिंदी में इसको आंगन बोलते हैं, ठीक है। पता नहीं और बाकी लैंग्वेज में क्या बोलता है, आप पता कर, ठीक है। और सबका अपना अपना लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जो बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्लियरली बोला देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, बिल्डिंग्स और लैंड्स अपार्टमेंट टू, ठीक है। इट मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब ग्रेटर देन 24 मंथ्स होल्ड करो फिर बेचो, तब जाके लॉन्ग टर्म काउंट करेंगे। ये पढ़ के आए ना सर हम लोग, होल्डिंग पीरियड ऑफ एसेट, एकदम स्टार्टिंग, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों लेक्चर्स में बार बार बात हुआ। इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये जो हाउस है ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में आता है, ऐसा घर होना चाहिए। मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या आता है, मतलब अगर उस घर से कोई इनकम होता, मतलब देखो सर हाउस प्रॉपर्टी हेड कहाँ से आ गया, जो लोग इससे पहले ऑलरेडी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ चुके हो, तो नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ेगा, बट अभी सुन लो सर। अरे वाह क्या घर बना है, तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा, झूठा ही से, घर बना दिया सर हमने, घर से एक रास्ता भी निकाल दिया, अरे वाह, घर के सामने एक नदी भी बना दी। सर जरूरी है क्या ये सब करना? कोई बात नहीं सर, बस ध्यान से सुनना। सर हाउस प्रॉपर्टी हेड में कौन सा घर आता है? सर जिस प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए होता है ना, वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के लिए हेड में नहीं आता। इनकम टैक्स में 5 हेड होता है सर, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स में जैसे सैलरी है, एचपी है, पीपी है, पीजी है एंड अदर सोर्स है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा क्लैरिटी के साथ ये सब बेसिक्स में चर्चा होता रहता है इनका, और मैंने हर चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हम लोग कहाँ कहीं से भी इनकम करें, हमारा इनकम को 5 हेड में डिवाइड होगा भाई, या तो आप सैलरी कमाओ, या तो आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाओ। हाउस प्रॉपर्टी इनकम जिस प्रॉपर्टी से आता है वो बेसिकली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता है। अब या तो आप उस घर में रह लो रेसिडेंशियल पर्पस में, या फिर उस घर को आप लेट आउट करो। अच्छा क्या लेट आउट कॉमर्शियल पर्पस में कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, हम रहते हैं रेसिडेंशियल पर्पस में, किसी को दुकान चलाने के लिए भाड़ा दे दिया, हाँ दे सकते हैं। अब फैक्ट्री खोलने के लिए दे सकते हैं, वो अलग बात हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल छोटा मोटा दुकान चलेगा, डिपेंड करते हैं उसका नेचर के ऊपर। जैसे हम लोग ऐसे देखते हैं ना, हमारे शहर में गांव में घर बना दिया, नीचे जो दुकान बना दी शॉप, फिर वो शॉप भाड़े पे लगा दी, ऐसे देखते हैं ना, तो वो बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है। मतलब उस घर से जो भी इनकम होता है, ठीक है, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर इसीलिए बोला है इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन सर तो फिर ऐसा बोलना का जरूरत क्या है? सर एक्चुअली कुछ कुछ बिल्डिंग ऐसे भी होते थे जिसका पूरा का पूरा हिसाब बीपी हेड में था, इस बात का ध्यान रखिए।
तब अगर कोई पर्टिकुलर जगह सिर्फ बिजनेस के लिए, मतलब जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होता है, अब कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो गेन होगा, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो गेन होगा मतलब जो बेसिकली दुकान चलाने के लिए है, जो फैक्ट्री चलाने के लिए है, अब वो थोड़ी ना आपका रेसिडेंशियल है। तो उस तरह का प्रॉपर्टी तो बीपी हेड में जाएगा, मतलब वो इनकम जो भी करेगा वो बीपी का इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशंस, पीएनपी, ठीक है। लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर इनकम जनरेट करता है तो उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी हेड बनाएगा। तो जो ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कर चुका है वो समझ गया, जो नहीं किया वो बाद में समझेगा, आज नहीं तो कल हर एक चैप्टर करना है। इसीलिए यहाँ पर ये भी किया, कह दिया क्लियर कट कि इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस। मतलब जो बेसिकली या तो आप रेसिडेंशियल पर्पस पे यूज करो, मतलब रहने के लिए, या फिर आप उस प्रॉपर्टी को लेट आउट भी कर सकते हो। जैसे मानो ये जो घर है हमारे सामने जो इमेज है, इस घर में आप रह लो, मानो कि इस पार्ट में आप रह जाते हो और दूसरे पार्ट को आप लेट आउट करो, ये भाड़े का है। लेकिन ये कहाँ चार्ज होगा, हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो लेट आउट से इनकम करोगे ना, लेट आउट मतलब क्या, भाड़े पे लगा, इस घर को लेट आउट करके, मानो इस घर से आपको 5,000 का किराया मिल जाता है, ये 5,000 करके जो भी इनकम होगा वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। अब इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग कहाँ करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी हेड में करते हैं। सर आई थिंक क्लियर हुआ ये बात। अब प्रोविजंस का बाकी पार्ट में बात करते हैं, अभी तक तो मेन पॉइंट में आई नहीं है। तो ये कंडीशन है कि देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, इट मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, द इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 करोड़, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा हुआ, where the amount of capital gain exceeds 2 crore, one residential house should be, एक रेसिडेंशियल हाउस आप जरूर खरीदिएगा, परचेस्ड विद इन 1 ईयर, मतलब जरूरी नहीं कि आप खरीदें, बट आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आपको एग्जेम्पशन लेना है तो एक अनदर रेसिडेंशियल हाउस आपको विद इन 1 ईयर बिफोर, विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 1 साल के बाद, विद इन 1 साल, विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हो या फिर उसके 2 साल से पहले, ठीक है, 2 साल पहले आपको खरीदना पड़ेगा, और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर आप उसके अंदर कोई घर खरीद लेते हो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। और एक बार ध्यान रखिएगा, 2 करोड़ का हिसाब दिया है, वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 करोड़, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अच्छा घर अगर आपको बनाना है और कंस्ट्रक्टेड विद इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, अगर न्यू घर आपको खुद से बिल्ड करना है, फ्लैट नहीं खरीदना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो 3 साल के अंदर करना है, तो वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। सर अगर घर बेच के मेरे को 2 करोड़ से ज्यादा नहीं मिला, मतलब 2 करोड़ के नीचे है, तो क्या करें। सर वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, द एसएससी दैट इज इंडिविजुअल और एचयूएफ मे एट हिज ऑप्शंस परचेज 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 1 ईयर before or 2 year after the date of transfer, or construct the 2 residential house in India within a period of 3 years after the date of transfer। ठीक है, ये हो गया कंडीशन, ठीक है। अब सवाल उठता है सर कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, सवाल ये है सर एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, ध्यान से सुनना। नियम है, where during any assessment year the assessing has exercised the option to purchase or construct 2 residential house in India, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any other assessment year। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये सब बेसिक का चर्चा है, मतलब एकदम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का। असेसमेंट ईयर मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में आपका इनकम असेस हो रहा है, जैसे करेंटली कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है सर, 22-23 करेंटली गोइंग ऑन, ठीक है। ये कब तक चलेगा, ये 1 अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च तक चलेगा, चल रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल का हो गया, बिजनेस लोगों का चल रहा है। अभी असेसमेंट ईयर जिस ईयर में कैलकुलेशन किया जाता है एसएससी का, एसएससी मतलब जिसका इनकम टैक्स पे होता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर मतलब उसका प्रीवियस ईयर, मतलब 21-22 जो करेंटली चल रहा है। अब इसके बाद क्या आने वाला है, जैसे मार्च खत्म हो जाएगा
23-24 चालू हो जाएगा असेसमेंट, और ये प्रीवियस ईयर 22-23 हो जाएगा, और क्या। ठीक है, तो नॉर्मली सिस्टम क्या है, प्रीवियस ईयर में इनकम करो और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करो। अब ये जो हिसाब यहाँ पर बता रहा है आपको, where during any assessment year the assessee has exercised the option to purchase or construct two residential houses in India, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any other assessment year. मतलब बाद में नहीं कर पाएगा. This implies that if an assessee was availed the option of claiming benefit of section 54, अगर assessee मतलब जिसका टैक्स पेमेंट करना है वो अगर सेक्शन 54 का बेनिफिट लेना चाहता है in respect of purchase of two residential houses in जयपुर एंड जोधपुर से, ठीक है, ये जयपुर और जोधपुर दोनों राजस्थान के, एक पिंक सिटी है और एक, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, जोधपुर को कोई जानते हो क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी। थैंक यू सर, ब्लू सिटी। जोधपुर में सारा चीज ब्लू ब्लू दिखता है। जोधपुर का और एक खासियत है सर, जोधपुर को सिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कहा जाता है। मारवाड़ी लोग का जगह है, मतलब राजस्थानी का, तो जोधपुर में हर घर में, हर 3 घर में आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दिख जाएगा। ऐसे पॉपुलेशन बहुत नहीं है, बट जितना है मतलब काफी पॉपुलर है वहाँ पर, मतलब सीए का तैयारी करना ऐसा कॉमन नेम इन जोधपुर। हाँ सर बोलो। जयपुर एंड जोधपुर, तो अगर आप 2 रेसिडेंशियल हाउस जयपुर जोधपुर में लेना है, सेम रेस्पेक्ट। हाँ यस सर बोलो। तो वो लोग के लिए इतना इजी क्यों है? मारवाड़ी लोगों के लिए सर इजी का बात नहीं है, ये एक कल्चर का मैटर होता है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा मारवाड़ी लोग का जो बैकग्राउंड है उसमें जाना पड़ेगा। ये बैकग्राउंड आज से नहीं था, ये महाभारत के टाइम से। ये सबसे वैदिक नहीं है सर, रियल कॉन्सेप्ट। जैसे आप लोग, ये जो मारवाड़ी लोग का ज्यादातर लोग का टाइटल देखना अग्रवाल होता है, जानते हो आप लोग, सुने हो? जैसे मैम का हाँ टाइटल सर। अग्रवाल है ना, जैसे मैम का टाइटल आपको तो मिसेस, ठीक है, मैम मारवाड़ी सर मैम। हाँ बोलो सर। उड़ीसा में भी, में जो हम ब्रांच है जहाँ मैं आईटीटी की थी, वहां भी मैं अकेली एक अलग कास्ट की थी, बाकी सब मरवाड़ी थे, टीचर से एक्चुअली लेके। ठीक है, इसके पीछे रीजन ऐसा, तो मारवाड़ी लोग का ऐसा क्या है कि ये बिजनेस में भी काफी पॉपुलर होते हैं। हाँ गुजराती इज आल्सो देयर, पर मैं अभी यहाँ पर थोड़ा गुजराती का अलग कहानी, सारा कहानी एक साथ चालू हो जाएंगे तो पागल हो जाओ। मारवाड़ी में ज्यादा लोगों का टाइटल देखना अग्रवाल होता है, तो ये अग्रवाल टाइटल के पीछे इनका कारण है, मतलब महाभारत में एक किरदार था अग्रसेन जी को, ठीक है। ये अग्रसेन की बावली अगर कभी दिल्ली जाओगे ना आपको दिखेगा, ठीक है। इसका जो जगह है अग्रसेन जी का, और ये दिल्ली में नहीं, एक्चुअली इसका मेन जो शुरुआत है कुरुक्षेत्र में हुआ। हरियाणा रीजन जो है वहां पर जो कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, उसमें एक किरदार था जिनका नाम था अग्रसेन, जो बेसिकली थे राजपूत, मतलब वार लड़ने वाला। लेकिन वार खत्म होने के बाद श्री कृष्ण के पास सब कोई आए, और खराब का मतलब जो कौरव थे उनका हार हुआ और पांडव का जीत हुआ। और बाकी जो अलग अलग संप्रदाय के लोग थे कौरव और पांडव को छोड़ के, जिसमें से अग्रसेन जी मतलब अलग टीम थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा न्यू इंडिया के लिए, नया भारत के लिए मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो कृष्ण भगवान और बाकी जो भी सलाहकार थे उन्होंने मतलब सजेशन दिया कि आप क्या कर सकते हो। तो बोले देखिए मैं तो भू राजपूत, मेरे को युद्ध कौशल आता है, बट साथ में मेरे अंदर एक और खूबी भी है। बोले क्या खूबी है आपके अंदर? बोलते मैं बिजनेस, मतलब देश का आर्थिक मैटर को देखने के लिए मेरे अंदर बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, मतलब बनिया बुद्धि बोलते हैं ना हम लोग से, तो बनिया बुद्धि उनके अंदर है। तो उसने कहा तो फिर क्या आप राजपूत का जो धर्म है वो छोड़ दोगे? तो कृष्ण भगवान ने पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ छोड़ देंगे। तो उन्होंने राजपूत कौशल छोड़ के बनिया कौशल, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं वैश्य समाज, ठीक है। तो वो अग्रसेन जी समाज में बनिया बुद्धि लगाया और बनिया का मतलब बिजनेस सेटअप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया, और जो उनका जो फॉलोअर बने, ठीक है, उनको अग्रवाल बोलते हैं।
ठीक है। अब ये अग्रेशन की कहानी है। अब इस कहानी में एक स्पेशलिटी है कि उन्होंने बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए जो जरूरी चीजें होता है वो सब सीख दिया, वो सब नॉलेज हमारे पुराने किताबों से लिया। चाणक्य उसके बाद आया, महाभारत और पुराना था। तो इस तरह का एक बैकग्राउंड से कर, तो इसीलिए मारवाड़ी लोगों के अंदर ना बिजनेस का एक अलग ही अप्रोच है। रिसेंट हिस्ट्री अलग है थोड़ा, लेकिन ये मैं आपको एकदम 5,000 7,000 साल पुराना बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिसेंट हिस्ट्री अलग है। तो ये सर मोदी साहब भी राजस्थान से। हाँ, मोदी साहब भी राजस्थान से, मोदी अपने साहब क्लास भी का राजस्थान। हाँ अंश मैं अंश समझ गया, मोदी। हाँ समझ गया, ठीक है। तो ये मेनली रीजन है, मतलब ये पुराण का रीजन, मतलब ये महाभारत का रीजन। रिसेंट ट्रेंड में राजस्थान का लोग पूरा भारत में फैल गया, क्योंकि वहां पर काफी ड्रॉट हुआ था। तो वो लोग रिस्क टेकर ऐसे ही है बाई नेचर, के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है। क्योंकि जहां पर सूखा है, कुछ कर नहीं सकते राजस्थान में, ठीक है। राजघराना खत्म हो गया, तो क्या करें। तो सूखा में तो कुछ हो नहीं पा रहा था, और एजुकेशन डेवलपमेंट खराब हो गया था। तो रिसेंट लास्ट 200-300 साल में, ब्रिटिश एरा का बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये लोग जहाँ गया वहां पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा, और जिसका कुछ नहीं है वो रिस्क लेने में हमेशा मजबूत रहे। तो एक बहुत अच्छा, एक मैंने वेद से ही पढ़ा था, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट लिखा है कि मारवाड़ी लोग का ये जो गठन संगठन जो बनता है, मतलब जैसे मारवाड़ी जहाँ पर होता है ना, कम्युनिटी बना के रखते हैं। अब ये कम्युनिटी का एक बहुत अच्छा एक रोल होता है कि मानो कि एक मारवाड़ी, मैं यहाँ पर मारवाड़ी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली सबका अच्छा बुरा है, सभी कास्ट का। जैसे मैं बंगाली हूँ, ठीक है, मैं मारवाड़ी हूँ, लेकिन जिसका जो अच्छा है वो लेना चाहिए। अब बिजनेस के बारे में बात हो रहा है, जैसे मानो कि एक मारवाड़ी कहाँ पर आके, किसी जगह में आके घर बनाता है। अब उस कम्युनिटी में एक की जगह नेक्स्ट दिन दूसरा तीसरा चौथा मारवाड़ी आना चाहता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि अब जब भी दूसरा मारवाड़ी कम्युनिटी में ज्वाइन करेगा ना, ये जो पहला मारवाड़ी है ना, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। अब ये दूसरा तीसरा या चौथा मारवाड़ी को ना हेल्प करेगा। लेकिन ये हेल्प ऐसा नहीं कि किसी को, मतलब इट्स नॉट लाइक कि, ऐसा नहीं कि मतलब उसको कुछ उसके उसके प्रति कुछ दया के भाव से नहीं। ये एक नेचुरल हेल्प है कि भाई ये इसके पास कुछ है नहीं, इसको कुछ ब्रिक्स दे दो, मतलब ईंटा दे दो ताकि वो घर बना पाए। तो अगर मानो पहले से वहां पर 10 मारवाड़ी ऑलरेडी था, तो ये इनको हेल्प करेगा, ठीक है, कि भाई घर बनाने में पैसा नहीं है तो बिजनेस ओपन करने में, कुछ नहीं तो कम से कम नमक का दुकान ही लगा रहे। फिर इसी वे में सेम मतलब मैटर को यूज करके जहां जहां मारवाड़ी फैला है ना इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग गांव में, ठीक है, इसी वे में फैला है। और ये कम्युनिटी बिल्ड किया, जो भी न्यू मारवाड़ी कम्युनिटी में आया बाहर से, मतलब अपने स्टेट से, उसको अपनाया, उसको पैसा दिया, उसको घर बनाने के लिए साधन देने का कोशिश किया, और फिर धीरे धीरे बिजनेस करके वो लौटा भी देगा। मतलब ये असूल का मैटर। और इनके अंदर ना बिजनेस रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है ना, ये ना एक बाई बाई कल्चर ये अडॉप्ट हुआ है, और ये कल्चर बहुत पुराना। सिमिलर कल्चर दूसरे स्टेट का भी है। मैंने आपको एक मारवाड़ी का रीजन बताया रिसेंट ट्रेंड में जो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बंगाली को, उड़िया को, ठीक है, या बिहारी को बिजनेस करना नहीं आता, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ये रिसेंट एक कॉन्सेप्ट जो दिखता है कि भाई क्यों मारवाड़ी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने में इतना ज्यादा क्यों है, ये वन ऑफ द रीजन है। तब ये बिजनेस करने का इच्छा, बिजनेस के बारे में जानने का इच्छा इनके अंदर थोड़ा ज्यादा भूख है आजकल। लेकिन सर मॉडर्न ट्रेंड अगर देखोगे, आजकल मारवाड़ी लोग कम चार्टर्ड वगैरह पढ़ना चाहता है। ये लोग आजकल इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, या इवन स्पोर्ट्स में भी, ठीक है, ये लोग काफी पॉपुलर हो गए। सवाल पूछ लिया तो मैं थोड़ा बोल गया, कभी कभी थोड़ा कहानी अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ 1.50, अच्छा देखो, आपने जयपुर और जोधपुर में घर बनाने का सोचा, दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। यहाँ पर अगर घर खरीदना चाहते हो तो जाके खरीदो। Say in respect of capital gains of 1.50 arising from transfer of residential house at Bombay previous year 22-23, then you will not be entitled to avail the benefit of section 54 again in respect of purchase of two residential house in say Pune and Baroda। ध्यान से समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट यहाँ पर था ना, इस पॉइंट का अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि अगर आपने एक बार कैपिटल गेन करके किसी दो रेसिडेंशियल हाउस बना लिया,
चाहे एक सिटी के अंदर हो चाहे 2 सिटी के अंदर हो, मतलब अगर आपने जयपुर जोधपुर में घर बना लिया तो सेम बेनिफिट आप पूना में या बड़ौदा में नहीं ले सकते। पूना इज इन महाराष्ट्र एंड बड़ौदा इज इन गुजरात, ठीक है। सेम बेनिफिट आप दोबारा सेम असेसमेंट मतलब नहीं ले सकते अपकमिंग जिला में, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात किया जा रहा है। Where during an assessment year, the assessee has exercised the option to purchase or construct two residential house in India, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any other assessment year. तब आगे और ये बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एक ही बार ले सकते हो ये बेनिफिट, 2 घर बनाने का फायदा, ठीक है। So 1.50 crore arising from the transfer of residential house at Bombay in previous year 22-23, then you will not be entitled to avail the benefit of section 54 again in respect of purchase of residential house in say Pune or Baroda or in Kolkata in respect of capital gain of 1.20 crore arising from the transfer of residential house in Jaipur. मानो कि जयपुर का हाउस ट्रांसफर करके आपको 1.20 करोड़ मिला और आप पुणे में और बड़ौदा में घर खरीदना चाहते हो, लेकिन आप उस टाइम पे क्योंकि आप ऑलरेडी ले चुके हो तो आपको वो बेनिफिट ऑफ दोबारा नहीं मिलेगा। तब 2025-26 में इवन दो द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस एट जयपुर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, हो सकता है कि कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ, फिर भी आपको वो बेनिफिट क्योंकि आप ऑलरेडी अवेल कर चुके हो, ठीक है। If such investment is not made before the date of filing of return of income, then the capital gain has to be deposited under C-gas. C-gas क्या होता है, ठीक है। कैपिटल गेन ये बेसिकली एक मतलब एक अकाउंट होता है, ठीक है। आपको इस अकाउंट में जमा करना पड़ेगा अगर बाई चांस आपका डेट से पहले, अगर बाई चांस आपका डेट से पहले मतलब रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। इफ सच इन्वेस्ट इज नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है उसके बाद अगर आपने किया तो इन दैट केस आपको कैपिटल गेन का जो एक अकाउंट बना के आपको अलग से उसको मेंटेन करना पड़ेगा फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट एंड द अमाउंट सो डिपॉजिटेड शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। जो पैसा आप उस सी कैश अकाउंट में रखोगे ना, उस अकाउंट से आपको जो भी पैसा दिखेगा वो पैसा एक्चुअली, ठीक है, वो पैसा एक्चुअली ये माना जाएगा कि आपका न्यू एसेट का खर्चा है। आप देखो सर ये सब तो रूल्स है, ठीक है, ये सब तो मैंने आपको रूल्स बताया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि कितना बेनिफिट हम ले सकते हैं, कितना बेनिफिट मिल सकता है। कितना कितना बेनिफिट हम ले सकते हैं, इसके लिए क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन देखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना सर ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ बराबर कि अगर आपने रिटर्न फाइल करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बोल रहा है कि आप कैपिटल, आपका बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग खरीदा हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है, तो आप बाद में खरीदना चाहते हो इसलिए आप सी कैश में रखना चाहते हो। सी कैश मतलब कैपिटल गेन अकाउंट, ठीक है, कैपिटल गेन अकाउंट एज फॉर स्कीम होता है, ठीक है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। तो उसमें अगर आप जमा रखते हो तो माना जाएगा कि वो न्यू एसेट के लिए रखा है, बाद में आप सी कैश अकाउंट से मतलब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से निकाल सकते हो, बस यही सिंपल सा बात। अब क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशंस देखिए। If cost of new residential house or houses, as the case may be, greater than equals to long-term capital gain, entire long-term capital gain is exempt, ठीक है। मतलब जितने का कैपिटल गेन आपका हुआ है अगर उससे नया घर का खर्चा उससे ज्यादा है तो पूरा का पूरा अमाउंट आप ले सकते हो। If cost of new residential house or houses, as the case may be, less than long-term capital gain, then long-term capital to the extent of cost of new residential houses, मतलब जितना कम होगा वही ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 2.05 करोड़ का और न्यू घर का दाम है आपका 3 करोड़, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना मिलेगा, तो अगर लेस देन 2 करोड़ तक का है तो इंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.05 करोड़ है, ठीक है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.05 करोड़ है और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज 1.55 करोड़ का है, then long term capital gain is exempt only up to 1.55 crore and balance 50 lakh is taxable at the rate 20%। मतलब ध्यान से बड़ा सिंपल है, मतलब आपने कैपिटल गेन कितना किया 2.05 करोड़, ठीक है, मतलब पुराना घर बेच के आपको 2.05 करोड़ आया, लेकिन आपने जो न्यू घर लिया कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस आपका हुआ 1.55 करोड़। तो मुझे बताओ सर कितना कम हुआ, 50 लाख का कम हुआ,
अब ये 50 लाख आपका एग्जेम्पशन में नहीं आएगा। एग्जेम्पशन कितना होगा? 1.55 करोड़ का एग्जेम्पशन होगा। ठीक है, मतलब इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो 2.05 करोड़ में तो आपको टैक्स देना नहीं है, आपको 1.55 एग्जेम्पशन हो जाएगा, लेकिन 50 लाख पे टैक्स देना है। कितना? @20%। ये सरकार के घर में जमा हो। बोलो सर, ये था लंबा डिस्कशन। सेक्शन 54 समझ में आया हम लोग? हाँ सर, तो समझ में आया सेक्शन 54? अब आपको मैं सवाल, यही सवाल है सर कि हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, इसमें सेक्शन 54 क्यों नहीं मिला था? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था, ये घर शॉर्ट टर्म में हो गया था। कैसे पता चला था सर? जुलाई 20 से अप्रैल 22, जुलाई 2020 से अप्रैल 22 कितना दिन, कितना समय होता है? हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ सर। क्या ये 24 मंथ से कम होता है कि ज्यादा होता है? अब 2020 में कम होता है 22 मंथ। कम होता है। 22 मंथ हो रहा है ना सर? ठीक है, तो 22 मंथ आपका हो रहा है। तो 22 मंथ होने के कारण ये शॉर्ट टर्म है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब 20 लाख का सेल हुआ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख का मिल जाएगा क्योंकि खर्चा था, इंप्रूवमेंट का खर्चा भी माइनस कर सकते हो। पर आपने जो 5 लाख का घर लिया था ना, हिसाब कहते हैं कि ये 5 लाख आपका एग्जेम्पशन हो जाता है। अगर ये लॉन्ग टर्म होता ना तो 5 लाख माइनस हो जाता। अगर ये लॉन्ग टर्म होता तो आपका टैक्स बढ़ता 3 लाख। बट क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है तो आपको ये बेनिफिट नहीं, आपको 8 लाख पे ही टैक्स देना है @20%। शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म पे 20% नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो हिसाब है वो, सॉरी मैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका नहीं 15% नहीं, शॉर्ट टर्म 111 है 15% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल स्लैब में आएगा सर, नॉर्मल स्लैब में आएगा। ठीक है, मतलब टोटल इनकम का, मतलब पूरा टोटल इनकम का मैं आगे आगे जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं बताऊंगा। ईच एंड एवरी हेड का इनकम को जोड़ के फिर नॉर्मल स्लैब जो होता है आपको 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, इस हिसाब से आपका हिसाब होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट करके, कंप्लीट सम्स करेंगे, सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट करके, फिर आपको मैं अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा, मतलब हर तरह का इनकम है, सैलरी है, बीपी है, सीजी है, ठीक है, अदर सोर्स है, मिला जुला क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक बंदा अगर अपने जिंदगी में सारे सोर्स ऑफ इनकम से इनकम करेगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, बट आई होप कि करेंटली आपको सेक्शन 54 का आइडिया लग चुका है। यस और नो? ठीक है, बोलो सर, कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन सर सेक्शन 54 का? कोई डाउट है तो पूछ लो सर कि सर किस तरह से आप घर बेच के, घर खरीद के अपना टैक्स को बचा सकते हो। तो सीगेस वाला पॉइंट एक बार बताइए। सीगेस वाला पॉइंट यस सर, सर। वो कुछ नहीं था सीगेस में, बस इतना हुआ है कि मानो कि आपका रिटर्न फाइल का डेट है। ठीक है, रिटर्न फाइल का चैप्टर अभी तक हुआ नहीं है, हर बंदे को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है ना। अब मानो आपके रिटर्न फाइल का जो डेट है उससे पहले आपने, मतलब मानो करंट ईयर का जो रिटर्न फाइल का डेट, ठीक है, अब आईटी रिटर्न फाइल होने के बाद मतलब वो हो गया, लेकिन आपका न्यू घर नहीं खरीदा हुआ। ठीक है, इफ सच इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब मानो 22-23 का जो रिटर्न फाइल का डेट है वो निकल गया और आपने अभी तक न्यू घर खरीदा नहीं। ओके, तो अगर आपने खरीदा नहीं तो फिर आप रिटर्न फाइलिंग में कैसे दिखाओगे, मतलब आप एग्जेम्पशंस करके कैसे दिखाओगे फिर? यस सर। समझ में आ रहा है? तो अगर आप एग्जेम्पशंस लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, जो अमाउंट आपको मिला है बट आपने घर नहीं खरीदा, तो आपको उस अमाउंट को सी गैस में डिपॉजिट करना, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। मतलब बड़ा सिंपल बात है कि भाई एक फंड है, जो फंड मैं घर खरीदने के लिए यूज करूंगा, मतलब उस अकाउंट में जो पैसा है ना, उस पैसे को आप अपना पर्सनल रीजन में यूज नहीं कर पाओगे। उसमें डालने का मतलब है
कि आप एक न्यू घर खरीदने के लिए ही उस पैसे को वहां पर रखते हैं, जिसको आपको इनकम टैक्स को मेंशन करना है, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वो बता देगा, और ये बैंक के थ्रू से ये अकाउंट मेंटेन होता है, ठीक है। सी गैस अकाउंट खोल के बैंक के थ्रू से, अब इसका डिटेल्स मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसका जिक्र एक्चुअली 0.67 सब हेडिंग में बोला गया है, आगे डिस्कस कर लेंगे सी गैस क्या है, कैसे बनाया जाता है, बैंक कैसे इसको मेंटेन करता है। लेकिन अगर आप वहां पर रख देते हो तो ये मान लिया जाएगा कि भाई आपको नई एसेट खरीदने के लिए ही है और उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। बस इतना बात। ओके सर, मतलब उसमें हमको कोई भी टैक्स इस ईयर में नहीं देना होगा? नहीं, मतलब जो एग्जेम्पशन आपको लेना है वो आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आप, मतलब अगर आप सी गैस में अगर मतलब आपने घर नहीं खरीदा, अभी तक नहीं हुआ, तो ऐसे 1 साल के अंदर घर खरीद लेना चाहिए ना, न्यू घर। मानो कि यस सर। आपका जयपुर वाला प्रॉपर्टी बेच के विद इन 1 ईयर आपको न्यू प्रॉपर्टी खरीद लेना चाहिए। अब विद इन 1 ईयर से पहले अगर मानो आपका रिटर्न फाइल हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपको अकाउंट मतलब घर खरीदना है, यू नो दैट, बट स्टिल आपने खरीदा नहीं, तो खरीदा नहीं तो फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दो, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब रिटर्न फाइल करोगे तो सी गैस अकाउंट का रेफरेंस दे दो, मतलब एक्नॉलेजमेंट में इसमें एनेक्चर में सेट कर दो, है ना। जैसे आप लोग सुनते होंगे इस तरह का, ये सब चैप्टर जब रिटर्न फाइलिंग चैप्टर आएगा मैं बताऊंगा ऐसे। जैसे आप लोग देखिए, किसी सिंपल सा बात करते हैं, अगर किसी को, अरे सी गैस बैंक अकाउंट नहीं होता है क्या? हाँ, बैंक अकाउंट के थ्रू से सी गैस मेंटेन, आगे चर्चा करेंगे सर सी गैस में डिटेल्स में जब आएगा। अभी समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया सर, इतना मुझे, मतलब सी गैस क्या होता है, और आप अगर एग्जेम्पशंस को लेना चाहोगे बिना घर खरीदे हुए तो क्या करना है वो बताओ, बस यही। यस सर, समझ गया। सी गैस का डिस्कशन आगे आएगा तो मैं आपको और डिटेल्स। अच्छा, एक और बात, कंसीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट बिफोर 3 इयर्स, ठीक है। कंसीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट बिफोर 3, सर इफ द न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड बिफोर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, मतलब मानो आपने एक एसेट खरीदा, उसको 3 साल यूज नहीं, ठीक है, 3 साल होने से पहले ही आपने उस एसेट को ट्रांसफर करने का सोच लिया, ओके। If the new asset is transferred before 3 years from the date of its acquisition or construction, then the cost of the asset will be reduced by capital gain exempted earlier for computing capital gains. अब इसको समझने के लिए पुराना एग्जांपल थोड़ा देखना होगा, ठीक है। If the new house was sold after 18 months of the for rupees 5 crore, then short term capital gain chargeable to tax will be. तो इसके लिए चलो एक काम करते हैं, अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए आपको एग्जांपल 7 थोड़ा समझाओ। ये एग्जांपल 7 मैंने पहले क्लास में करा चुका हूँ, देख लो क्या। तो लग रहा है कि मैंने कराया, नहीं कराया तो भी कर लेते हैं। नहीं हो रहा है क्लाउड शुरू से। शुरू से मैं- जैसे सीएस के बारे में यहाँ पर बोला है, दिख रहा है ना, तो तुम कर पाओगे सर, मैं बाद में शेयर करूँगा टेबल सीएस कर लीजिए, सीएस का तो बाद में हो जाएगा।
या पागल की तरह इधर उधर घूम रहा हूँ, इधर ही तो है सब। तो अगर मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूँ, मैं एग्जांपल को इलस्ट्रेशन समझा और इलस्ट्रेशन में जाके सॉरी पढ़ा एग्जांपल बट दिमाग में चल रहा है इलस्ट्रेशन, तभी मैं इलस्ट्रेशन पे ढूंढ रहा हूँ और इधर एग्जांपल पढ़ा हुआ। हम लोगों के पास ये जो एग्जांपल था, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 2.05 crore and the cost of new house is rupees 3 crore. That is one. Then the entire long term capital gain is 2.05 crore. But question is that कि सर अगर न्यू एसेट ट्रांसफर 3 साल से पहले होता है तो रूल कहता है कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी रिड्यूस्ड बाय कैपिटल गेन exempted earlier for computing capital gain. तो इसी एग्जांपल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट एडिशन करो, इसी पॉइंट पे एडिशन करो। क्या कुछ बोलता है सर, कंटिन्यू विद एग्जांपल सर, इफ द न्यू हाउस वाज सोल्ड आफ्टर 18 months फॉर रुपीज 5 crore, ठीक है, अगर ये 18 months में 5 करोड़ में सेल होता, 3 साल से पहले होता है ना, अगर 18 months में 5 करोड़ में सेल हो जाता तो 3 साल से पहले हो जाता, तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का हिसाब होता, क्योंकि 18 मास मतलब क्या 24 से पहले, तो तब आपका कैपिटल गेन का हिसाब क्या होता वही यहाँ पर बता रहे हैं सर आप 5 करोड़ में सेल करते तो नेट कंसिडरेशन 5 करोड़ होता है ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस माइनस कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस क्या है, कितने में खरीदा था आपने, आपने कितने में खरीदा था, कॉस्ट आपका कैपिटल गेन पुराना था 2.05, उसको भूल जाओ। कॉस्ट ऑफ द हाउस 3 करोड़ था आपका, मतलब आपने जो घर खरीदा हुआ था पहले से वो 3 करोड़ का था, ठीक है, और उसको बेच के आपको गेन पहले हुआ था 2.05। करेंटली आपको 5 करोड़ सेल हो रहा है सर, आप करेंटली इसको 5 करोड़ में बेच रहे हो, तो कॉस्टिंग कितना है 3 करोड़ का, और आपका कैपिटल गेन कितना हुआ था 2.05 करोड़ का। सो 3 करोड़ से 2.05 करोड़ को माइनस करो, ठीक है, 3 करोड़ से 2.05 करोड़ को माइनस करो, ये एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, इसका जो गैप है वो मिलेगा, मतलब 2.05 करोड़ का जो एग्जेम्पशन आपने लिया था वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कम से कम 3 साल आपको होल्ड करना चाहिए था, उसके जगह आप 18 महीने में घर सेल कर देते हो, तो 5 करोड़ से आपका हिसाब रुकेगा 95 लाख में, मतलब एग्जेम्पशन का, और आपको 4 करोड़ 5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, वो भी शॉर्ट टर्म। ध्यान से सुनना फिर से, इससे पहले क्या हुआ था, आपने 3 साल होल्ड किया फिर बेचा नॉर्मल केस में, और आपका 2.05 करोड़ का हिसाब क्या था, 2.05 करोड़ का कैपिटल गेन आपको बोल दिया था कि मुझे बेच के ये घर बेच के आपको 2.05 करोड़ मिला, बहुत अच्छा से 2.05 करोड़ 2.05 करोड़ आपको कैपिटल गेन हो चुका था, घर को आपने 3 करोड़ में लिया था। नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर 2.005 करोड़ अगर आपका कैपिटल गेन है, ठीक है, तो आपका एग्जेम्पशन कितना था 2.05 करोड़, क्योंकि 3 करोड़ आपका कॉस्ट है, ये आपको मिल गया था उस टाइम पे। लेकिन अगर आप 3 साल से पहले घर बेच देते हो तो आपको ये जो एग्जेम्पशन मिला था ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर बोला है if the new asset is transferred before 3 years from the date of its acquisition or construction, the cost of the asset will be reduced by capital gain exempted earlier for computing capital gains, ठीक है, जो आपने पहले माइनस किया था 2.05 करोड़, ये अमाउंट आपको जो एग्जेम्पशन मिला था ये आपका माइनस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, कॉस्ट से एग्जेम्पशन माइनस होकर जितना डिफरेंस है यही एग्जेम्पशन मिलेगा, और बाकी टैक्स एज पर द रेट। नॉर्मली शॉर्ट टर्म के केस में स्लैब के हिसाब से आएगा, अगर लॉन्ग टर्म होता तो 20% चढ़ जाता।
बोलो सर, क्लियर हुआ बात? तब कब घर बेचना है समझ में आ रहा है ना? अगर टाइम फॉलो नहीं करोगे तो ये सब बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यही तो एक टैक्स कंसल्टेंट का यही थोड़ा सा इनको सोचना पड़ता है कि अपने क्लाइंट को बेनिफिट कैसे दिलवा है। सर उसमें पहला घर जब बेचा था तो उसको पूरा 3 करोड़ का एग्जाम्प्ट मिला था। 3 करोड़ नहीं, 2.05 का। 3 करोड़ कॉस्टिंग था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला। यस सर, द एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल फिजिक्स। यहाँ पर आपका सेल अमाउंट बोला नहीं था, मतलब आपने कितने में सेल किया वो नहीं बोली, डायरेक्टली बोल दिया कि आपने इतने का कैपिटल गेन। ओके, ठीक है, तो जितना आपने गेन किया उतना आपको एग्जेम्पशन मिला था, लेकिन यहाँ ये मान लिया गया था कि आप 3 इयर्स लेटर ही बेचे वो घर, ये असम्पशन था। ठीक है, आपका जो गोल्ड घर है, गोल्ड हाउस को आपने 3 इयर्स होल्ड करके फिर बेचा, तभी आके आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिल गया। लेकिन अगर आप 3 साल से पहले बेचोगे तो आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। अच्छा समझ में आ रहा है? क्योंकि आप बहुत फास्ट बेचना खरीदना कर रहे हो ना। देखो ये इसमें थोड़ा सा, इसमें क्या 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 स्टोरी मिल रहा है इसके अंदर, जो मतलब आज खरीद रहा है कल बेच रहा है, ये तो ट्रेडर हो गया ना। लेकिन आप तो एक रेसिडेंशियल पर्पस में खरीद रहे हो, तो कम से कम 3 साल तो रहो। ठीक है, इसीलिए। लेकिन मतलब जो लोग 3 साल में आज खरीदा, 1 साल के अंदर फिर बेचा, फिर बोलता कि नहीं मेरा कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन दे दो, मतलब गवर्नमेंट का मानना है कि अगर रेसिडेंशियल पर्पस में है तो कम से कम 3 साल तो होल्ड करे बाबा, है ना? क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है ये। अगर बिजनेस रियल एस्टेट बिजनेस करोगे तो फिर रियल एस्टेट बिजनेस का अलग हिसाब है, वो बिजनेस पे आएगा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस हिसाब होता है। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बीपी स्टार्ट करेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि बिजनेस कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो बिजनेस में कैसे, जो लोग ट्रेडर होता है तो रियल एस्टेट का ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद लिया फिर बेच दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा, वो उनका बिजनेस है। ठीक है, जैसे जो रियल एस्टेट कंपनीज होते हैं, प्रॉपर्टी खरीदता है और बेचता है, खरीदता है बेचता है। ठीक है, आज खरीदा कल बेचा, 2 महीने में बेचा, 3 महीने में बेचा, उनका हिसाब अलग होता है। ठीक है, उसमें ये सब एग्जाम्पशन नहीं होते, उसका अलग एग्जाम्पशन है, अलग सिस्टम है। बिजनेस में चर्चा करूँ। अच्छा, 54 का हिसाब किताब क्लियर है? 54B में बात करें, कैपिटल गेन में दूसरा एग्जाम्पशन का सेक्शन, अनदर वीवीआईपी सेक्शन। तो ये सेक्शंस भी इंडिविजुअल एंड ईचयूएफ के लिए लागू होता है। तो कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, कोई एओपी बीओआई मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, कितना परसेंट है सर? इनकम टैक्स कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया है बोलो तो? इनकम टैक्स ने इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई 7। वेरी गुड सर। इंडिविजुअल, जॉइंट डिवाइडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली बिजनेस, कंपनी, एओपी, बीओआई, और क्या? पार्टनरशिप और लोकल अथॉरिटी स्लैश आर्टिफिशियल। ये सब कहाँ बोला जाता है? ये सब बेसिक बात है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, ये सब समझ में आता है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सब आर्टिफिशियल जुरिडिकल में कौन आता है बोले तो? ये सब मंदिर मस्जिद चर्च, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो जो भगवान ये सब, ठीक है, वो भी कमाते हैं सर, गवर्नमेंट के पास उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए। ठीक है, डोनेशन मिलता है ना, आपको पैसा आता है डोनेशन के थ्रू से, स्पेशली जो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मतलब कहा जाता है कि भारत में ये कुछ मंदिर है काफी रिच है, जैसे कि तिरुपति, तिरुपति में तिरुमाला, ठीक है, बालाजी टेम्पल, सोना का इतना सोना है, इमरजेंसी में बहुत काम आएगा। सीरियस मजाक नहीं है। इसीलिए पुराने जमाने में मंदिर के नीचे सोना रखा जाता था। ठीक है, और ये बाहर के लुटेरा लोग जब जब भारत पे अटैक करता था
और हमारे देश से यही सब लूट के लेके चल रहे हैं। इसीलिए भारत स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत मंदिर को लूटा गया है पुराने हिस्ट्री में। ठीक है, लुटेरे का कोई कास्ट नहीं होता सर, लुटेरा लुटेरा होता है। लेकिन मंदिर में इसीलिए रखा जाता था क्योंकि मंदिर कब काम आता है, मंदिर मंदिर भगवान, इसे भगवान के नाम पे ये एक साइंटिफिक सिस्टम था कि भगवान के नाम पे समाज के लिए एसेट जमा करो। ठीक है, और जब आपदा होगा, जब इमरजेंसी होगा, वही एसेट लोगों का जिंदगी को सुधारेगा। जैसे ड्रॉट हो गया, ठीक है, जैसे फ्लड आ गया, ठीक है, तभी तो यही तो काम होता है। मंदिर मस्जिद के थ्रू से जो लोकल डेवलपमेंट होता है, ये बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन क्या करता है, इनको जो डोनेशन आता है, इस डोनेशन के थ्रू से लोगों को, बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, है ना। जैसे साई ट्रस्ट महाराष्ट्र में, अमृतसर में गुरुद्वारा, ठीक है, ये सब बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को खिलाते रहते हैं, डेली लंगर बैठते हैं अमृतसर गुरुद्वारा में। किसी भी गुरुद्वारा में होता है, बट अमृतसर गुरुद्वारा तो मतलब बहुत ही फेमस है। और मतलब बेसिकली ये वेलफेयर का ही काम करता है, जो सरकार करता है वही काम करता है, बट ये पब्लिक एट लार्ज करते हैं। यही पर्पज होता है मंदिर मस्जिद गिरजा बनाने का। ठीक है, जो भी बनाओ पब्लिक के लिए, सबके लिए, और एक अंदर से सुकून, आपको हर परिस्थिति से आपको हेल्प करेगा। आप इंसान को हेल्प करने के लिए से बनाया जाता है, आपके मन की सुकून के लिए, आपके जरूरत के लिए। ठीक है, लेकिन लोग इसको गलत अलग तरीके से सोचते हैं, तो अलग प्रॉब्लम होता है। चलो सर, सर ज्ञान की बातें क्या करोगे सुन के। 54B कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। शहर का जमीन, अरे बाबा सर, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, इसको लेके मैंने काफी बात की है। आई थिंक लेक्चर 4, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेक्चर 4, आई थिंक लेक्चर 3 या 4। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड मतलब शहर का खेती बाड़ी वाला जमीन, लेकिन शहर के रेडियस के अंदर है। कि पर एक पूरा लिस्ट था ना सर कि कितने पैरामीटर के अंदर रहने से उसको अर्बन लैंड बोलेंगे, और पॉपुलेशन का भी एक बहुत अच्छे से मैंने आपको बता के रखा था, मतलब कितने पॉपुलेशन में सिटी का क्या होता है। हाँ याद है सर आप लोग, बोलो सर, इस पे मैंने स्पेशल डिस्कशन किया था काफी डिटेल से। हाँ सर, एक पूरा लिस्ट है। जैसे मानो टॉप सिटी लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है, तो जिस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, जिस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, उसके कितने किलोमीटर के अंदर, 8, कौन बताएगा मुझे, 6 to 8 6 to 8 किलोमीटर। अगर कोलकाता के 6 to 8 किलोमीटर के रेंज में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसे एग्री लैंड नहीं, तो वो गांव वाला जमीन का ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसको अर्बन जमीन माना जाएगा, अर्बन लैंड माना जाएगा। और अर्बन लैंड होने के तहत क्या हो जाता है जानते हो ना सर, अर्बन लैंड होने के taxable तहत capital gain। वो कैपिटल गेन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जमीन कहाँ है ये भी मायने रखता है। ठीक है, अगर कोलकाता से 12, 15, 20 किलोमीटर दूर में किसी का जमीन गांव में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कैपिटल गेन नहीं लगेगा उसको, उस पर कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता है। हाँ चला गया लिस्ट, तो स्टार्टिंग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था मैंने। फिर मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल भी सॉल्व करा के रखा कि आपका शहर से कितना दूर में घर है। सर अगर आपका 10 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन वाला शहर है, जैसे कि कोलकाता, मतलब मेट्रो सिटी बोलते हैं इसको। मेट्रो सिटी मतलब क्या, जहाँ पर मेट्रो मेट्रो चलता है, नहीं, मेट्रो पॉपुलेशन से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एग्लोमरेशन, ठीक है, मतलब लाइक जिस शहर का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होता है उसको मेट्रो सिटी कहते हैं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई की तरह 4 मेट्रो सिटी इन इंडिया, एंड द अनदर न्यू दिल्ली, सॉरी, अहमदाबाद, पूना, बैंगलोर एंड हैदराबाद, ये न्यू 4। ठीक है, टोटल 8 है अभी मेट्रो सिटी। लेकिन 10 लाख पॉपुलेशन में और भी सिटी आ चुका है, सूरत आ चुका है, आई थिंक जयपुर भी आ जाएगा इसमें, और भी है। लेकिन मेट्रो सिटी का ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है
और 6 से 8 किलोमीटर के अंदर अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, चाहे भले ही आप उसमें एग्रीकल्चर क्यों ना करते हो, बट उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा सर। लेकिन अगर मानो 10 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन है और 6 से 8 किलोमीटर के दूर में है, 9 किलोमीटर में है, बच गए। अगर 9 किलोमीटर में लैंड है तो बच गए, मतलब कैपिटल गेन नहीं होगा। ठीक है सर। अगर 1 लाख से ऊपर वाला शहर, ठीक है, शहर का जनसंख्या ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 लाख से 10 लाख के बीच में, छोटा शहर, मतलब मीडियम टाइप से, छोटा शहर नहीं, मीडियम शहर, जैसे कि नागपुर, जैसे कि जमशेदपुर, जैसे कि कोयम्बटूर, कोयम्बटूर इसमें आई थिंक बहुत सारे हैं। ठीक है, आप करें जोधपुर, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 लाख से ऊपर वाला शहर है, 10 लाख से कम है, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के अंदर अगर लैंड है, फ्री लैंड है, तो उसको बेच के जो गेन होगा वो कैपिटल गेन हो जाएगा। और अगर एकदम छोटा शहर, 10,000 से 1 लाख के बीच में, उसके छोटा शहर, स्मॉल, जैसे कि मेरा होम टाउन है, ठीक है, झाड़ग्राम, स्मॉल टाउन, 1 लाख के बीच में, ठीक है, 2 किलोमीटर के नीचे है, अगर 2 किलोमीटर के अंदर मेरा कोई एग्री लैंड है शहर से, तो एग्री लैंड भी होगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, उसमें आपको कोई नहीं रोकने वाला। बट अगर वो जमीन आप बेच के गेन करोगे तो वो कैपिटल गेन टैक्स में आ जाएगा। ये है नियम। और इसके बाहर जो भी जमीन रहेगा वो गांव का जमीन माना जाएगा, तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, के बाहर जो भी जमीन रहेगा उसको रूरल लैंड माना जाएगा। रूरल लैंड, रूरल लैंड बेच के, मतलब गांव में खेती बाड़ी का जमीन बेच के अगर किसी को कोई गेन होता है, वो गेन इनकम टैक्स में काउंट नहीं होता है, मतलब कैपिटल गेन टैक्स में वो नहीं आता है। आई होप हाँ सर, क्लियर। तो अब चलो सेक्शन 54B क्या कहते हैं समझने का कोशिश करते हैं। चलो सेक्शन 54B ये एक बात करने जाओ, हजारों बात सामने आ जाता है सर, क्या करें बोलो। ऑलरेडी डिस्कस कॉन्सेप्ट था ये। So there should be a transfer of urban agricultural land. Such land must have been used for agricultural purpose by the SSC. मतलब वो जमीन है, शहर का जमीन ही मानेंगे, बट उसको आप एग्री पर्पस में यूज करते हो। ठीक है, an individual or his parent or each within 2 years immediately preceding the date of transfer. So the land must have been used for agricultural purpose by the SSC. SSC मतलब इसको टैक्स पे करना है। Being an individual, या तो आप इंडिविजुअली और इस पेरेंट या फिर उसका पापा माँ, कोई भी उस पे खेती करता है, या फिर जॉइंट फैमिली है, इनको अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, कोई भी फैमिली मेंबर उस पे खेती करता है, इन द 2 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन ट्रांसफर करने से 2 साल पहले तक आप उस पे खेती किया है। ठीक है, कम से कम। ठीक है, जैसे मानो अगर मैं कोलकाता में बात करूँ, कोलकाता में एग्रीकल्चरल लैंड है सर, बहुत सारा है। कोलकाता जैसे शहर में आसपास में एग्री लैंड आपको मिल जाएगा, ज़्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है। ये मैं जहाँ रहता हूँ केस्टोपुर एरिया में, यहाँ से थोड़ा सा अंदर न्यू टाउन क्रॉस करते ही आपको मिल जाएगा एग्री लैंड। ये रहा मैं सॉल्ट लेक में, ठीक है, मतलब सॉल्ट लेक केस्टोपुर एक एरिया में आता है, विधाननगर। और इसके ठीक जहाँ पर केस्टोपुर खत्म होता है, ये केस्टोपुर खत्म हुआ इस एरिया में, इसके बाद चालू होता है न्यू टाउन में। ठीक है, ये रहा न्यू टाउन। मजा का बात ऐसा है सर, सॉल्ट लेक, न्यू टाउन और ये केस्टोपुर एरिया एकदम सटा हुआ है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट न्यू टाउन के पीछे, ठीक है, मैं एक्चुअली अभी टाइम नहीं मिलता है, बट जब जब मुझे टाइम मिलता था ना, मैं साइकिल लेके निकल जाता। मेरा कोई स्टूडेंट था, उनके साथ में साइकिल लेके ये एक्वाटिका के रोड में निकल जाता।
अगर ज्यादा नहीं, आप बस साइकिल चला के आप यहाँ तक पहुंच जाओ, आपको सिर्फ विलेज दिखेगा। इसमें एक विलेज है हाटगाजापुरी, टोटली विलेज, आपको समझ भी नहीं आएगा कि इतना नजदीक में इतना सारा गांव है, मतलब एकदम हार्डकोर गांव। मतलब आपको टाउनशिप का, इवन वहाँ का लोगों का कल्चर भी गांव टाइप का है, मतलब दे आर फुल्ली विलेज पर्सन, मिट्टी का घर सब दिख जाएगा। मतलब इरेस्पेक्टिव दे आर वेरी क्लोज टू कोलकाता, मतलब हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना, ढील छोड़ा दूरत्व, ठीक है, मतलब इतना क्लोज न्यू टाउन है, फिर भी ये लोग अभी भी विलेज टाइप में रहते हैं। लेकिन इसका विलेज का जमीन का दाम बहुत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कोलकाता से काफी नजदीक में है। तो हाटगा से क्रॉस करते ही आप अगर और अंदर जाओगे तो आपको और दिखेगा, ठीक है, ये सब एरिया पूरा एकदम एकदम विलेज एरिया। न्यू टाउन इधर स्प्रेड करे जा रहे हैं, न्यू टाउन इधर स्प्रेड करे जा रहे हैं, ये देखो पीवीआर, इस्कॉन, ठीक है, ये सब न्यू टाउन के अंदर स्प्रेड करे जा रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट यू अंडरस्टैंड। अगर शहर स्प्रेड कर जाएगा तो फिर जमीन का दाम बढ़ जाएगा, और जमीन बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, वही सरकार क्या बोलेगा, कैपिटल गेन दे दे। जमीन का दाम बढ़ने का क्या सुविधा है, जैसे इस एरिया में जो लोग है ना, रिक्शा वाला का जमीन था, मैं एक जन से बात कर रहा था सर, ठीक है, अभी भी रिक्शा चलाता है, ठीक है, वो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन उनके पास कम से कम 3 से 4 करोड़ है सर। अपने बेटी का शादी में कम से कम 1 करोड़ का खर्चा किया, लेकिन डेली सुबह होते ही रिक्शा चलाते हैं। मजाक नहीं कर रहे सर, ठीक है। बेटी तीन बेटी था, तीनों बेटी का कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का शादी दिया, ठीक है, और रिक्शा में डेली सुबह होता है रिक्शा लेके निकल जाते हैं, साइकिल रिक्शा, टोटो भी नहीं सर। क्यों, कहाँ से मिला पैसा, अरे पुश्तैनी जमीन था इनका इस एरिया में, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ ना, इस जमीन का दाम क्या हुआ आपको पता ही है, ठीक है, दैट इज द रीजन, कैपिटल गेन बहुत पॉइंट। उस टाइम पे तो गवर्नमेंट से लिया था और बाद में कंपनी ने भी लिया, तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब देखो सर, अब ये जो जमीन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये जमीन में आपको कम से कम 2 साल पहले तक आपको उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने का हिसाब है। इफ सच, अच्छा अब क्या करना है, अब वो जमीन आपने बेच दिया, अब पुराना जमीन बेच के आपने न्यू जमीन खरीदा, यू शुड परचेज अनदर एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन और रूरल, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, या तो अर्बन या तो रूरल, आप कोई भी जमीन परचेज कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि अर्बन एग्री लैंड को बेच के आपने रूरल लैंड ले लिया, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इफ सच इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप रिटर्न फाइलिंग से पहले नहीं करते तो सी गैस में डाल दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। अब एग्जम्पशन का क्वांटम क्या है, if cost of new agri land of greater than equals to capital gain, enter capital gain is exempt. And if cost of new agri land is less than capital gain to the extent of cost of new agri land is exempt. Simple example ले लेते हैं, if capital gain is 3 lakh and the cost of new agri land is 4 lakh, तो कितना exemption मिलेगा, 3 लाख, चाहे गांव का जमीन लो या शहर का, चाहे अर्बन लैंड परचेज करो चाहे रूरल लैंड परचेज करो, बट आपको मैक्सिमम 3 लाख ही मिलेगा जितना आपका कैपिटल गेन है। Similarly, if capital gain is 3 lakh and cost of new agri land is 2 lakh, नॉर्मली क्या होता है, गांव का जमीन होगा तो दाम थोड़ा कम हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में आपको 2 लाख का कैपिटल गेन मिलेगा, मतलब एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन एग्जम्पशन मिलेगा सर आपको, ठीक है, और उस टाइम पीरियड के अंदर आपको परचेस कर लेना है। 2 टाइम पीरियड्स बोला है, 2 साल के अंदर, विद इन 2 years आप परचेस कर लो सर। अच्छा, अगेन वही बात सर, अगर 3 साल के अंदर नहीं किया तो, if the new agri land is transferred before the 3 years from the date of acquisitions, then cost of the land will be reduced by the capital gain exempted earlier for computing capital gain on the agricultural land। जैसे कि आपको मैंने पुराना एग्जांपल में कराया था, सेम कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं एग्जांपल 9 को चूज करूं, फ्रॉम द सेम एग्जांपल, मेरा 3 लाख का जमीन था, मेरा 3 लाख का कॉस्टिंग था, 4 लाख में मैंने न्यू लैंड परचेज किया, 3 लाख मेरा गेन हुआ था, ठीक है, 4 लाख का न्यू लैंड है, कॉस्ट ऑफ द न्यू लैंड इज 4 लाख, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 3 लाख। अगर मैंने इस जमीन को बेचने से पहले 3 साल भी मैंने लैंड को होल्ड नहीं किया, ठीक है, अगर 3 साल में मैंने लैंड को होल्ड नहीं किया तो मुझे जो कैपिटल एग्जेम्पशन है वो मेरा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, नॉर्मली मेरा
कितना का 4 लाख मेरा कॉस्ट है, न्यू जमीन का 4 लाख का कॉस्टिंग पड़ा था एज पर एग्जांपल 9, 3 लाख मेरा कैपिटल गेन था, तो 4 से 3 मेरा एग्जेम्प्ट हो जाता, तो मेरा कैपिटल गेन 1 लाख पे ही होता। लेकिन अगर मैं 3 साल बिना होल्ड करे जमीन को बेच देता हूँ तो मेरा इफेक्ट पड़ेगा। मानो कि आपने 6 लाख में जमीन बेचा, ठीक है, अब 6 लाख में आपको, लेकिन 3 साल आपने होल्ड नहीं किया, उससे पहले बेच दिया अर्बन लैंड को, इसमें आपका बेनिफिट जो है 4 लाख का कॉस्ट माइनस 3 लाख का एग्जेम्पशन, आपको 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा और आपका कैपिटल गेन 5 लाख के। बट अगर आप 3 लाख होल्ड करके बेचते तो आपका कैपिटल गेन 1 लाख पे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेम टू सेम लाइक 54, but 54B is based on 54B is based on agricultural land, रूरल हो या अर्बन, बट मेनली अर्बन लैंड सेल करने के बारे में है, बट फार्दर में आप अर्बन लैंड बेच के रूरल लैंड ले सकते हो, उसमें आपको कोई बाधा नहीं है। हेलो, क्या आप लोग सब कनेक्टेड पॉइंट समझ पा रहे हैं ना सर? बोलो 54B क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। 54D capital gain on transfer by way of compulsory acquisition of land of and building of an industrial undertaking। क्या होता है सर, कई बार ऐसे होते हैं कि कोई बिजनेस बनाने की, जैसे इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसको बोलते हैं? जो बिजनेस बनाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, दैट इज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। So capital gain on transfer by way of compulsory acquisition of land and building of an industrial undertaking, section 54D, किसके लिए एप्लीकेबल है? एनी एसेट, एनी मतलब एनी, जो 7% मैंने आपको बताया, कोई भी ये कंडीशन फुलफिल करने से ही ले सकता है। बेसिकली बिजनेस, फार्म, कंपनी, ये लोग ज्यादा करते हैं। तो क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। अब कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होगा? तो गवर्नमेंट आपको बोलेगा कि वो जमीन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहां पर फैक्ट्री है, दैट इज व्हाई इट्स अ कंपल्सरी एक्विजिशन। या तो गवर्नमेंट पे कहने पे, या फिर वहां पर फैक्ट्री होने के बारे में गवर्नमेंट ने बोल दिया, फिर गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी दे देता है और आपको वहां से उठना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वहां पर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बनेगा, वहां पर कोई सरकारी फैक्ट्री बनेगा, बिकॉज और कोई उपाय नहीं है, जो जियोग्राफिकल नीड था उसी एरिया में, तो आपको छोड़ना। तो देयर मस्ट बी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और एनी राइट इन लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। The land and building should have been used by the SSC for purpose of the business of the industrial undertaking in the 2 years immediately preceding the date of transfer। मतलब जो लैंड एंड बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो लैंड एंड बिल्डिंग जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो लैंड बिल्डिंग सेल करने से पहले 2 साल आपके पास ही था, मतलब आप उसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के पर्पस में यूज करते हो। SSC मस्ट परचेज एनी अदर लैंड, अब उसको सेल करके आपको जो पैसा मिलेगा, SSC मस्ट परचेज एनी अदर लैंड और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग और शिफ्टिंग और रिएस्टैब्लिशिंग द एक्जिस्टिंग अंडरटेकिंग, मतलब पुराना बिजनेस को शिफ्ट करने के लिए आपने एक न्यू जगह लेना चाहते हो, सेटिंग अप ए न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, और वो सेटिंग अप आप 3 साल के अंदर करोगे, ठीक है, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। पुराना लैंड बिल्डिंग जो आपके पास था, जिसको बेच के आप न्यू अंडरटेकिंग के लिए एक सेटअप बनाना चाहते हो, 3 साल के अंदर अगर आप करोगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। सेम पॉइंट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि अगर आप रिटर्न फाइलिंग से पहले नहीं कर पाते तो सी गैस अकाउंट में डाल दो, तो कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम में डाल दो, अकाउंट स्कीम में, और उसको आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको डीम्ड कर देगा। डीम्ड मतलब मान लेगा। एग्जेम्पशन किस तरह से हिसाब होगा 54D में? The exemption in respect of capital gain from transfer of capital asset would be available even in respect of short term capital asset। अच्छा, ये स्पेशल पॉइंट है। इतना देर से हम लोग लॉन्ग टर्म सोच रहे थे, इस केस में शॉर्ट टर्म में भी होगा। मतलब अगर आप लेस देन 24 मंथ्स के पहले भी अगर आप एसेट को सेल करोगे शॉर्ट टर्म में, तो भी आपको सेम बेनिफिट मिलेगा। बीइंग लैंड और बिल्डिंग और एनी राइट इन एनी लैंड और बिल्डिंग, आपको किसी लैंड और बिल्डिंग पे राइट है या फिर अधिकार है, मतलब लीज पे था, समथिंग लाइक दैट, प्रोवाइडेड सच कैपिटल एसेट इज यूज्ड बाय एसएससी
फॉर द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बिलोंगिंग टू हिम, मतलब वो जो लैंड है उस लैंड को इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करता था, मतलब फॉर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, ठीक है। इवन इफ ही वाज नॉट द ओनर ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 2 years, अगर वो उस जमीन का ओनर भी नहीं था 2 साल पहले फॉर द सेट पीरियड ऑफ 2 years, मतलब जितना दिन उसने लैंड ऑफ बिल्डिंग को यूज, उस पर्टिकुलर लैंड बिल्डिंग को यूज किया, हो सकता है कि ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट लैंड और बिल्डिंग, लीज पे था। ऐसा बहुत होता है सर बिजनेस लेवल में, फैक्ट्री बनाया जाता है लीज पे, सरकार से लीज में लेके फैक्ट्री बना रहा है, ठीक है, क्योंकि जमीन परचेज नहीं करेगा गवर्नमेंट, क्या करता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के साथ ना लीज पे जमीन दे देता है, लीज पे बिल्डिंग दे देता है, ठीक है। ऐसा एक ऑडिट का काम मुझे याद आ रहा है, पुराना बातें हैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आई थिंक नोईहाटी में कुछ, नोईहाटी मतलब नॉर्थ 24 में एक टाउनशिप है सर, सब अर्बन एरिया, इस एरिया में जाना पड़ता है। कहाँ है नोईहाटी, ये एरिया में जाना पड़ता है, ये आपका कुल्लनी गंगा किनारे, इसी एरिया में टीटागढ़, आई थिंक इस एरिया के आसपास, सो टीटागढ़ नॉर्थ बैरकपुर, इसके बाद ये दिस इज एरिया गंगा किनारे। यहाँ पर ना बहुत सारा जूट मिल हुआ करता था सर एक जमाने में, ठीक है, आज भी कुछ जूट मिल काम करता है। तो वहां पर मैंने एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक काम चल रहा था ऑडिट का, तो उस जूट मिल जो था ना सर पुराना, उस जूट मिल का जो फैक्ट्री एरिया था, उस फैक्ट्री एरिया को गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मतलब WBACDCL ने इस जूट मिल को लीज पे ले लिया। अब मैं जितना, और भी ये बहुत बड़ा कहानी था कि WBACDCL डायरेक्टली जूट मिल ओनर से नहीं लिया, जूट मिल का ये लोन था, जूट मिल ने लोन नहीं रिपे कर पाया, तो मोस्ट प्रॉब्ली HDFC बैंक के पास लोन था। अब HDFC बैंक वो जमीन ले ली, अब जमीन लेके और WBACDCL को कुछ 10 years या 20 years के लीज में दे दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल HDFC बैंक को उस लोन रिपे करता है, मतलब सॉरी लीज का रेंट देता है, और HDFC बैंक अपना जो जूट मिल जो था उस जूट मिल को बेसिकली यूज करता है, बिकॉज उसने लोन दिया था जूट मिल वाले को, जूट मिल उसको नहीं दे पाया, ठीक है, तो HDFC बैंक ने ले लिया और HDFC बैंक उसको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को लीज पे दे दिया। तो ऐसा होता है तो बिजनेस लेवल में ऐसे कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन चलता रहता है, ठीक है। जैसे कोलकाता में जो बड़ा बाजार एरिया है ना, बड़ा बाजार एरिया में जितना भी बिजनेस चलता है और जो भी बिल्डिंग में बिजनेस चलाता है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पूछताछ करना कोई भी दुकान का जो दुकानदार है, 90% केस में आप देखोगे कि वो दुकान का ओनर ही नहीं है, मतलब उस दुकान में उसका कोई ओनरशिप नहीं, मतलब दुकान उसका है लेकिन उस बिल्डिंग में उसका ओनरशिप नहीं। कोलकाता का जो बड़ा बाजार एरिया है, सारा का सारा बड़ा बाजार का दुकान जितना चलता है ना, 99% आपको मैं बोल देता हूँ, ठीक है, ये एरिया बहुत बड़ा है बड़ा बाजार एरिया, 99% दुकान इसमें जो है वो लीज का है, लॉन्ग टर्म लीज पे चलता है, और एक छोटा मोटा भाड़ा होता है, मंथली 1000, मंथली 500, मंथली 2000, इस तरह का, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लीज पे लिया हुआ, तो ओनरशिप नहीं है, लीज मतलब लॉन्ग टर्म रेंट, 10 साल 20 साल 50 साल होता है, ठीक है। कभी एक तो ऐसा भी था सर, मुझे याद आया कि जो लीज देता है ना वही ओनर बन गया है आज के डेट में, ओरिजिनल ओनर कहाँ है पता ही नहीं, ओरिजिनल ओनर सिनारियो से गायब है, उनका मतलब वंश ही खत्म हो गया, तो उसका जो जनरेशन है वही खत्म हो गया, अब जो लीज में देता था वही उसका ओनर हो गया, मतलब ओनर से लीज, जिसने लीज लिया अब वो लीज जो देता है वही ओनर बन गया, वो ओरिजिनल ओनर नहीं है लेकिन वही ओनर है। তা ডকুমেন্টস লাগবে তো ওনার হওয়ার জন্য। ऑब्वियसली लीज का तो ओनरशिप उसके पास है ना। হ্যাঁ লিজের আছে, বাট অ্যাকচুয়াল যে দলিল হয় যেটা हाँ वो नहीं है उसके पास, हाँ लेकिन अब देखना कंट्रोल कोई तो करेगा ना, तो ओरिजिनल क्लेम ओनर করে नहीं है। দেবে, মানে ওই ক্লেম করে দেবে যে যেহেতু মানে আগের ওনার জানি না কোথায় চলে গেছে, তো আমি ওনার হয়ে যাবো। हाँ तो वो हाँ ऑटोमेटिकली वो लीज ओनरशिप में अब नाम ट्रांसफर तो होगा नहीं, लेकिन उसी में चल रहा है। अब बड़ा बाजार में तो सर क्या बताया आपको,
मतलब ये मतलब इतना अनऑर्गेनाइज्ड वे में बड़ा बाजार चलता है, ठीक है, तो आपको मैं बता नहीं सकता, फुल्ली अनऑर्गेनाइज्ड। मतलब एक तो पुराना मार्केट है, कोई सुधार नहीं है, ना बिल्डिंग का ठिकाना है, ना प्रॉपर मैनेजमेंट है, कुछ नहीं। मतलब इसीलिए तो हर बिल्डिंग देखना, हर एक बिल्डिंग डेंजर जोन में है। हर एक बिल्डिंग, एक ऐसा बिल्डिंग आपको नहीं दिखेगा जो बिल्डिंग आपको पोत लगे। मतलब नीचे से जाओगे पता नहीं कि किस दिन गिरेगा या किस दिन आग लगेगा। मतलब आग लगना बड़ा बाजार में नॉर्मल है, ठीक है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी हिल सकता है। सर वो बिल्डिंग का कोई ऑनर है कि नहीं है? अरे वही तो मैं बोला आपको, बिल्डिंग का ओनर का पता ही नहीं चलता। मतलब इतना पुराना हो चुका है, शायद जनरेशन वाइज खत्म हो गया या फिर नहीं दिखता है, नहीं रहता है। मतलब ओनर है तो है, प्रॉपर्टी का ओनर तो होगा, लेकिन ओरिजिनल ओनर से जो लीज में लिया था, अब फिर लीज होल्डर नहीं चला रहा है। अब लीज होल्डर खुद के पास लीज था, उसका बेटा जनरेशन वाइज ट्रांसफर हो गया, फिर उसका बेटा ले रहा है, चल रहा है ऐसा। 300-400 साल तो हो ही गया, 300 साल तो हो ही गया। मतलब ये हालत है, देखने में इतना सा है, पर इसके अंदर क्या है, इसको पता है ना। ये जितना एरिया पेल येलो दिख रहा है ना, ये बड़ा बदर जोन है एक्चुअली, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि ये देखने में इतना छोटा सा है, बट इसके अंदर क्या है, ये जो जानता है वही समझ सकता है। मतलब ये मतलब बोलते हैं ना सर, मतलब इसके अंदर क्या नहीं है, ये बताओ क्या है नहीं, ठीक है। देखो ना, छोटा छोटा, छोटा छोटा। सर हम लोग का भी एक है सर, इसमें ट्रांसपोर्ट है, फैमिली ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इसीलिए सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट इधर, ये यहाँ पर, यहाँ पर मालाबाड़, ये तो ट्रांसपोर्ट एरिया नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा चीज़ है, मैं जानता हूँ। हम लोगों में से किसी किसी का बड़ा बाजार में काफ़ी सारे दुकान है, गोडाउन है, आई नो दैट। तो ये एक्चुअली एशिया का एक टाइम पे सबसे लार्जेस्ट मार्केट था, आज भी है। बट मैं मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा ना ठिकाना लगाना चाहिए, मतलब कुछ करना चाहिए, इतना खराब हालत नहीं होना चाहिए। बाहर से जो लोग आते हैं उनको लगता है क्या बड़ा बड़ा बाजार है, लेकिन हाँ ये बिग है, बहुत बड़ा बाजार सच में बड़ा है। लेकिन सर इतना बड़ा मार्केट, अगर उसमें फैसिलिटीज एमिनिटीज ना हो तो मॉडर्निटी कहाँ है। और इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए, लोकल बिजनेसमैन जो है वहाँ का, सबको मिलजुल के ना ठीक करना चाहिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब एक एक दीवार में बिजनेस होता है सर। मतलब एक 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 मानो कि आपको अगर एक 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 घर के अंदर एक छोटा सा दीवार मिल गया, मतलब एक खिड़की मिल गया मानो, तो खिड़की का ही भाड़ा है 5-10 हजार। मतलब कोई जगह नहीं हिलाना चाहता, सरकार भी हाथ नहीं लगाना चाहती, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा 54 EC, कैपिटल गेन नॉट चार्जेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स। अच्छा इसका क्वांटम बता दिया आपको? हाँ सर, नहीं सर। नहीं पता है। चलो क्वांटम बता देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि आप जितने में खरीदे थे, ठीक है, जितने में आपका पुराना था, अब उसमें आप उसको छोड़ के जैसे आप न्यू वाला लोगे तो पूरा का पूरा अमाउंट आप एग्जेम्पशन कर सकते हो। समझ रहे हो सर, जितना आपका तो आपका पुराना जो लैंड बिल्डिंग था जिसमें आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग चलाते थे, अब वो पुराना, अब वो पुराना को छोड़ के आपने 3 साल के अंदर नया वाला ले लिया, ठीक है। अब जैसे आपने नया वाला जगह ले लिया, उसमें आपका जितना खर्चा हुआ वो आप ऐसे एग्जेम्पशन ट्रीट कर सकते हो। ऐसे ही मैंने इसका आपको एग्जेम्पशन का थोड़ा सा शॉर्टकट दिखा देता हूँ। यहाँ पर से भी आप एग्जेम्पशन का शॉर्टकट देख सकते हैं, समरी नोट्स के अंदर मुझे मिल जाएगा। 54 क्या था सर?
एनी एसएसई, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन यूज्ड फॉर बिजनेस फॉर अंडरटेकिंग फॉर एटलीस्ट 2 years, ओनरशिप ना भी होगा तो भी चलेगा, इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के बाद द ट्रांसफर शुड बी बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब ये ट्रांसफर एक अनदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपल्सरी लेना है आपको, तो एक बिजनेस को बंद करके दूसरा बिजनेस आपको कंपल्सरी लेना है, ठीक है। अच्छा क्या ट्रांसफर हो रहा है सर, लैंड और बिल्डिंग और राइट इन लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब या तो लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर हो रहा है या तो उस पर्टिकुलर लैंड बिल्डिंग पे आपका अधिकार ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और क्या बताते हैं, परचेस कर लो कितने दिन के अंदर, 3 साल के अंदर परचेस करो या कंस्ट्रक्ट करो आफ्टर द रेट ऑफ ट्रांसफर फॉर शिफ्टिंग और रीएस्टेब्लिशिंग द एक्जिस्टिंग अंडरटेकिंग और सेटिंग अप ए न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल के नीचे वेरी स्लो, कितना एग्जम्पशन मिलेगा, मतलब पुराना बेच के न्यू लेने के बीच में जो भी आपका गेन होगा, ठीक है, पुराना बेच के न्यू लेंगे जो भी आपका कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल गेन नीचे वेरी स्लो, न्यू एसेट का कॉस्ट यहाँ पर देखना है, मानो कि न्यू एसेट का कॉस्ट जो है, मानो आपने न्यू एसेट लिया 50 लाख पे, ठीक है, और आपका कैपिटल गेन हुआ है 30 लाख का या 30 लाख का वट एवर, तो जो लोअर होगा वही आप एग्जम्पशन ले सकते हैं, यह है क्वांटम, ठीक है, समझ आ गया सर, बोलो 54D क्लियर है कि नहीं, पूछ लो सर, सवाल है तो 54D क्लियर सर, यस सर। सर 54EC और 54A ये दोनों क्या दोष किया, ये दोनों भी जान लो, 54EC एंड 54A, 54EC क्या है सर, ये भी इन्हीं एसएससी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब इंडिविजुअल ईचयूएफ को छोड़ के बाकी एसएससी भी इसका यूज कर सकता है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में ही एप्लीकेबल है सर। अच्छा एक बात यहाँ पर था सर, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी एप्लीकेबल किया गया था, है ना, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब वही डिपेंडिंग ऑन द एसेट का नेचर, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो 3 साल होल्ड करना है, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो 2 साल होल्ड करना है, कुछ एसेट ऐसा होता है जो 1 साल होल्ड करना है, तो एसेट का नेचर देख के आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अब होल्डिंग पीरियड मैंने ऑलरेडी आपको समझा के रखा सर स्टार्टिंग लेक्चर्स में। अच्छा यहाँ पर बॉन्ड का मैटर है सर, कौन सा एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट क्या है, एसेट इन विच कैपिटल गेन हैज टू बी इन्वेस्टेड, जो भी कैपिटल गेन आप करोगे उसमें आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, या तो आप एनएचएआई के बॉन्ड में डालो, नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर दो, या तो आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर दो, या फिर कोई भी बॉन्ड सरकारी बॉन्ड उसमें इन्वेस्ट कर दो जो कम से कम 5 साल के बाद आपको रिडीम मिलेगा। अब जिनको बॉन्ड का आइडिया नहीं है, जिन्हें सरकारी बॉन्ड का आइडिया नहीं है, मैं उन्हें बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ। क्या सर हम लोग बॉन्ड परचेस कर सकते हैं, यस बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, ये सब मैं म्यूचुअल फंड क्लास वगैरह में बताता रहता हूँ नॉर्मली, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स में। ये देखो सर यहाँ पर मैं आपको एनएसई बॉन्ड में लेके आ गया और हमें यहाँ से बॉन्ड परचेस का सिस्टम पता चल जाएगा, मार्केट में कौन सा बॉन्ड अवेलेबल है, ऐसे तो प्राइवेट गवर्नमेंट सारा बॉन्ड अवेलेबल है, बट सबसे पॉपुलर बॉन्ड क्या है एज पर द इनकम टैक्स, एनएचएआई का बॉन्ड, नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आपके मन में चल रहा है सर एनएचएआई का बॉन्ड क्या होता है, सर बॉन्ड का मतलब होता है बंगाली में इसको बोलते हैं सर ऋण पत्र, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कि बैंक मतलब कंपनी के पास, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास पैसा नहीं है रोड बनाने का, वो पब्लिक को बोलता है, कंपनी को बोलता है, पार्टनरशिप बिजनेस को बोलता है, सबको बोलता है एनी एसएस कि भाई आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं 8.30 में 1000 के फेस वैल्यू में बॉन्ड इशू करता हूँ, ठीक है, एक एक लॉट में हो सकता है कि आप 1000 मतलब कम से कम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, 1000 इंटू 10 करके 10,000 या 1000 इंटू 100 करके जितना होता है उस अमाउंट के हिसाब से आप मुझे बॉन्ड दे दो, कम से कम 1 लॉट में, मैक्सिमम 1 लॉट का अमाउंट होता है, 3 लॉट 4 लॉट जो भी लॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 1 लॉट तो लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक एक बॉन्ड का फेस वैल्यू है 1000, मार्केट के मतलब फेस वैल्यू 1000 है, बट अगर आज मार्केट से लेना है तो 1121 में लेना पड़ेगा, बिकॉज इसका मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है और ये प्रीमियम में चल रहा है, ठीक है। रिडेम्पशन जब होगा
तब वो प्रीमियम पे भी रिडीम हो सकता है, फेस वैल्यू पे भी रिडीम हो सकता है, डिपेंड करता है उसके उस टाइम पे क्या है। ये आपका कैपिटल गेन है। 1000 का चीज अगर 1121 में आ गया ना तो ये कैपिटल गेन में है, और ये कूपन रेट जो है ना ये इंटरेस्ट है। तो बेसिकली अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, आपको दो तरह का गेन हो सकता है। एक आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो, जिसके लिए एक्चुअली आप जाते हो, और साथ में अगर कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, मतलब 1000 का चीज 1121 हो गया, ये भी तो एक गेन है। जैसे स्टॉक मार्केट में भी सिमिलर होता है सर। आप अगर किसी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, मानो कि आपने आईटीसी में इन्वेस्ट किया, आईटीसी में इन्वेस्ट करके आपने पैसा रख लिया। अगर मानो किसी ने आईटीसी के शेयर में आज से 1 ईयर बैक अगर किसी ने आईटीसी में इन्वेस्ट किया था तो 220-25 में इन्वेस्ट किया था, अभी आईटीसी 353 चल रहा है, मतलब आप पर शेयर में करीब 150 टका करके रिटर्न कमा चुके हो। अगर आपने 100 शेयर में इन्वेस्ट किया था तो 100 × 150 आपका गेन है, लेकिन दिस इज अ कैपिटल गेन। लेकिन आईटीसी में इन्वेस्ट करने के लिए आईटीसी आपको डिविडेंड भी देता है। ऐसे आईटीसी डिविडेंड देने में बड़ा पॉपुलर है। डिविडेंड कंपनी अपने हिसाब से देता है कि भाई कितना शेयर आप होल्ड करते हो उसके हिसाब से आपको डिविडेंड देगा परसेंटेज में, ठीक है। जैसे शेयर में डिविडेंड होता है और लोन में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी शेयर में बात कर नहीं रहा हूँ, शेयर पॉपुलर कॉन्सेप्ट इसलिए समझा दिया। लेकिन बॉन्ड में भी कैसे होता है कि आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको दो तरह का गेन है। जो इन्वेस्ट करेगा उसको गेन है। अब देखो सरकार क्यों आपको देगा, क्योंकि सरकार के पास लैक ऑफ फंड है। तो इसका लैक ऑफ फंड कैसे मिटेगा, पब्लिक से पैसा लेके। इन सिंपल दिस इज अ लोन जो इशू कर रहा है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी, जिसमें NHAI है, RECL है, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा। IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये लोग क्या करता है, बॉन्ड इशू करेगा, आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है कम से कम 5 साल के लिए। तो सरकार आपको बोलता है कि अगर आप ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एग्जाम कर देंगे। अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया है कि कितने तक, लेकिन ये मिलेगा आपको। सर कितने दिन के अंदर आपको अपना मतलब जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, कोई भी एसेट बेच के, आप अपना जो भी एसेट है उसको बेच के लैंड और बिल्डिंग, मानो कि आपने क्या बेचा सर, लैंड बिल्डिंग बेचा। अब लैंड या बिल्डिंग बेचा आपने लॉन्ग टर्म में, ठीक है, मतलब कम से कम 3 साल होल्ड करके, 2 साल होल्ड करके फिर बेचा। लेकिन बेच के आपने क्या किया, हाईवे अथॉरिटी का बॉन्ड बाई कर, ठीक है, या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का बॉन्ड बाई कर दिया। 5 साल बाद रिडीम होगा कम से कम, ठीक है। अच्छा कितने दिन के अंदर बाई करना है, परचेज विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, तभी जाके। अच्छा और क्या है, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशंस कितना है, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉन्ड व्हिचएवर इज लोअर, जितना आपका कैपिटल गेन हुआ था या फिर जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से जो लोअर है। मैक्सिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट कितना है बोलो तो 50 लाख। यस सर, ठीक है। आउट ऑफ द कैपिटल गेन अराइजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर इज 50 लाख whether such investment is made in a current financial year or subsequent financial year। आप मैक्सिमम 50 लाख तक ये बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने लास्ट दिन एक क्वेश्चन में भी समझा दिया था, ठीक है। तो ये है 54 EC, ठीक है, कि अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो बेनिफिट वो ले सकता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो 54F भी एक बार देख लो, मैंने आई थिंक इसका भी एक क्वेश्चन मैंने करा है। इसमें क्या है, इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी ऐसे ही नहीं है रे बाबा, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। यही तो टैक्स को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्योंकि हर पॉइंट में ये अलग अलग कहानी बनाता है। अब क्या बोलो सर, कहानी नहीं तो क्या, अगर कुछ होता है ना, कुछ लोग 2-2 मिनट छोड़ छोड़ के अलग अलग कहानी बनाता है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2-2 मिनट में कहानी बनाता है, तो ये भी आपके सामने कहानी बना दिया। दूसरा कहानी क्या है, इंडिविजुअल और HUF एनी LTC है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, मतलब आप कोई भी एसेट बेच के कैपिटल गेन करो बट रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ के, क्योंकि ऑलरेडी रेसिडेंशियल हाउस यहाँ पर दे रहा है। दैट इज द रीजन कि रेसिडेंशियल हाउस यहाँ पर आपको और नहीं देगा। याद रहेगा 54 EC के साथ 54F के साथ 54 का यही फर्क है।
तो नॉर्मल 54 और 54 इसके यही फर्क हो रहा है सर। अच्छा फटाफट देख लो सर, एसएससी के बारे में क्या बोलते हैं, क्या कंडीशन देता है, एसएससी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और एक बात, जो कैपिटल गेन ट्रांसफर कर रहा है उसके पास एक से ज्यादा दूसरा घर नहीं होना चाहिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसके नाम पे। एसएससी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल एसेट, उस दिन आपके पास एक ही घर है रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है। He should not purchase within 2 years or construct within 3 years after the date of transfer another residential house। मतलब 2 साल या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट या खरीदने के लिए आपको 2 से 3 साल का दूसरा तीसरा घर मतलब सेकंड हाउस नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा क्वालिफाइंग एसेट क्या है, वन रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया। तब आपको क्या करना है, न्यू आपने जो भी एसेट बेचा, रेजिडेंशियल एसेट नहीं बेचा आपने, एनी एसेट आपने बेचा, लेकिन एसेट बेच के आपके पास जो पैसा मिला कैपिटल गेन जो हुआ, उस एसेट को आपने कहाँ इन्वेस्ट करोगे, वन रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया, फॉरेन में नहीं। हाँ कितने दिन में खरीदना है, कितने दिन में खरीदना है, मानो कि आपका फैक्ट्री था, फैक्ट्री बेच के आपके पास शेयर था, शेयर बेच के कुछ भी बेचो सर, कुछ भी बेचो, एनी अदर एसेट बेचो आप लॉन्ग टर्म में, फिर आप घर खरीदे इंडिया में, कितने दिन में खरीदना है, परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 साल के अंदर। क्या है एग्जेम्पशन, क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, मतलब जो न्यू हाउस आप खरीदोगे उसका जो खर्चा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेट सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेट सेल कंसिडरेशन, मतलब जितना आपने जितना आपने सेल किया, जितना आपने नया घर खरीदा, ठीक है, जितना आपने नया घर खरीदा उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेट सेल। तो अगर नेट सेल कंसिडरेशन ज्यादा है तो सेल कंसिडरेशन एग्जेम्पशन में मिलेगा, या फिर इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द रेजिडेंशियल, ठीक है। जितने का नया घर खरीदोगे मैक्सिमम उतना ही बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये है आपका 54 एफ की कहानी। बोलो सर, क्या आपको 54 एफ समझ में आया सर, क्या आपको 54 ईसी समझ में आया था सर? यस सर। यस सर। यहाँ पर आई थिंक 54 ईसी और 54 एफ में कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। मैं नोट्स जिनके पास नहीं है, ठीक है, वो एक बार जिनके पास मैट है वो देख सकता है, जिनके पास नोट्स नहीं है मैं उनको शेयर करता हूँ, आप एक बार यहाँ से चेक करो, ठीक है। अगर कुछ एग्जाम्पल हो सके तो एक बार गो थ्रू कर लो, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना बाद में, ठीक है। बट आई थिंक मैंने एग्जाम्पशन सारा बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मुझे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताना है कैपिटल गेन रिलेटेड, स्लम सेल और कुछ स्लम सेल ही मेनली है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन हो गया, एक स्लम सेल है, और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे नजर आए मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। बस ये था आज का डिस्कशन। ओके सर, ठीक है फिर। স্যার हाँ बोलो। বলছি যে সেকশন 112 আর 112 এর মধ্যে মানে কোনটা কখন অ্যাপ্লাই হয় একটুখানি খুব কনফিউশন হচ্ছে। 112 আর 112 এর মধ্যে কোনটা কখন অ্যাপ্লাই হয়, আচ্ছা কালকে বলছি, হ্যাঁ কালকে বলে ঠিক দিচ্ছি, আছে, ঠিক আছে, কালকে বলছি। বাই ठीक है सर, ओके सर, टाटा, बाय सर। राखी दादा बाय सर। बाय सर, हाँ बाय रश्मि, বাই স্যার। बाय सर, बाय सर। बाय सर।